हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज नॉवल के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में हमें सस्पेंस, इमोशंस और डार्क रियलिटी का परफेक्ट मिक्स देखने को मिलेगा, जो इस नॉवल को और भी स्पेशल बनाता है। अगर आप लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के फैन हो या फिर आपको मिस्ट्री, फैंटेसी और थ्रिलर स्टोरीज पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपना ओपिनियन कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे ऐसे ही और चैप्टर्स एक्सप्लेन करने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना किसी डिले के लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के आज के चैप्टर की जर्नी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1331 दूसरों की मदद में खुशी। वेंडेल मर्डर से बिल्कुल भी अनफेमिलियर नहीं था। जब उसने ये सुना तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसने शांति से अपनी नजर डोर के रूम में खड़ी लड़की पर से घुमाई और रूम के अंदर के हिस्से में देखा। जल्द ही उसने देखा कि एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है। उसकी चेस्ट खून से लाल थी। आयुष श्योर वो मर चुका है? वेंडेल ने शांति से पूछा। 20 साल की यंग लड़की शुरू में कंफ्यूज थी, फिर उसने हेजिटेंट आंसर दिया, शायद, मुझे नहीं पता। अगर होप है तो हमें उसे तुरंत हॉस्पिटल भेजना चाहिए। वेंडेल का टोन ऐसा था जैसे वो किसी किलर से बात नहीं कर रहा, बल्कि पेशेंट के फैमिली से बात कर रहा हो। खून से भरा डैगर पकड़े लड़की ने इंस्टिंक्टिवली अपना बॉडी घुमाया और रास्ता बना दिया। वेंडेल कुछ कदम आगे बढ़ा और विक्टिम के पास गया। उसे बैठने की जरूरत नहीं थी। उसने क्विकली स्कैन किया और अलग अलग साइंस देखकर डिसीजन लिया। वो सच में डेड था। 20 साल की लड़की जिसके कलरफुल हेयर और डर्टी टैन थी, कि एक्सप्रेशंस में कोई क्लियर चेंज नहीं था। उसने अपने पैर की उंगलियों की तरफ देखा और बोला, पुलिस को बुलाऊं? मैं आपको कैसे एड्रेस करूं? वेंडल ने पहले ही स्टेयर्स से फास्ट फुटस्टेप सुनी थी। ये क्लियर था कि स्क्रीम सुन के अटेंडेंस या होटल ओनर आ चुके थे। ट्रेसी, एक प्योर नेचर वाली लड़की, धीरे से जवाब दी। फिर वो अपनी ही दुनिया में चली गई, एक वर्ड भी नहीं बोली। वेंडल कुछ कहने ही वाला था कि होटल ओनर, जो पहले चेक इन में हेल्प कर चुका था, अंदर आ चुका था। एल्डरली जेंटलमैन ने रूम का सीन देखकर चिल्लाया। वेंडल ने राइट हैंड से प्रेशर दिखाया और शांत होने का सिग्नल दिया। इमीडिएटली पुलिस को बुलाओ, मैं यहीं रुकूंगा और देखूंगा। उसके कॉन्फिडेंट टोन और बॉडी लैंग्वेज से दूसरे लोग रीअश्योर हो गए। ओनर ने टाइम वेस्ट नहीं किया और तुरंत नीचे भाग गया। वेंडल के लिए ये बस हैबिट था। जब वो फर्स्ट टाइम सीन चेक करने आए, एक जेंटलमैन की तरह नेचुरली रिएक्ट करते। एक्चुअली वो इन्वॉल्व होने का इंटेंशन नहीं रखता था। मिशन का बर्डन अभी भी उठा रहे थे। लेकिन ट्रेसी के शॉक्ड, डिटैच्ड और कोल्ड बिहेवियर ने वेंडल में कंपैशन जगाया। ये एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन था। उसने रूम सर्वे किया जैसे वो हवा से बात कर रहा हो। किलिंग का मतलब हार्श पनिशमेंट नहीं होता। ये डिफरेंट सिचुएशंस में क्लासिफाई हो सकता है। ट्रेसी धीरे से सर उठाकर जेंटलमैन की तरफ देखी। उसकी लाइफलेस आईज में एक अनस्पीकेबल ग्लो था। वेंडल ने उसकी इंजरीज देखी और पूछा, तुमने उसे मारा? यस, ट्रेसी ने फाइनली जवाब दिया, हेजिटेंट और साइलेंट रहने के बाद। वेंडल ने डैगर देखा। अब खून रिप नहीं हो रहा था। डिड यू ब्रिंग इट हियर या फिर वो? ट्रेसी थोड़ी स्लो थी, फिर बोली, वो? वेंडल ने सर हिलाया और कहा, लॉ के हिसाब से आई कैन टेस्टिफाई टू पुलिस की पहले आपके बीच आर्ग्यूमेंट और स्ट्रगल हुआ। क्लियरली मेल के पास नेचुरली एडवांटेज होता है। मैं विमेन के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन साइंस और एक्सपीरियंस से यह समझा जा सकता है। उसने रुककर पूछा, तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है? क्या हुआ? ट्रेसी की आंखें घूमी और वो अपनी डीप इंट्रोवर्ट स्टेट से थोड़ी बाहर आई। आई एम हिज मिस्ट्रेस, उसने होप और सैडनेस के साथ कहा। ट्रेसी के फेस पर एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग स्माइल आई। मैं एक अगली वुमन बन गई जो पैसे के पीछे भागती। ग्रामर स्कूल के बाद उसके ट्रैप में आ गई और उसकी मिस्ट्रेस बन गई। उसने मुझे होटल दिया और वहां रहने दिया। मैं हर वीक उसके आने या मुझे बुलाने का वेट करती। धीरे धीरे मेरी इंटरेस्ट खत्म हो गई। जैसे जैसे मेरी इंफीरियर फीलिंग बढ़ी, मैं ऑप्रेस्ड फील करने लगी। मैं उससे सब कुछ रिटर्न करना चाहती थी और फ्री होना चाहती थी, लेकिन वो अलाउ नहीं करता था। हर तरह से थ्रेट किया और मुझे लीव करने से रोका। रिसेंटली उनकी मीटिंग्स हमेशा फाइट्स में खत्म होती। फिर उसने कहा कि लीव करने का एक ही वे है, डेथ। फिर उसने मुझे फिजिकली हिट किया और डैगर निकाला। क्यों मलिकन? वेंडल ने ट्रेसी के फेस पर पिटी और कंपैशन देखी और कहा कि एविडेंस कंफर्म करता है डेवलपमेंट को। इनिशियली वेंडल सोचा ट्रेसी और डिसीज्ड हस्बैंड वाइफ थे, बट उनका रिलेशनशिप और भी वर्स था इमेजिन करने से। ट्रेसी ने साइलेंट नॉड किया और बोली, थैंक यू। पुलिस के आने तक वो चुप रही। फिर उसने हैंड्स उठाकर हैंडकफ्स एक्सेप्ट किए। वेंडल ने उसकी ट्रेम्बलिंग वॉक देखी और पुलिस से कहा,
पहले उसकी इंजरीज चेक करके ट्रीटमेंट दो, किसी एक्सीडेंट से बचाने के लिए। पुलिस को आइडिया नहीं था कि वो एक विटनेस से इंस्ट्रक्शंस क्यों ले रहे हैं। शॉर्ट में वो ट्रेसी और वेंडल को बिना हेल्प के एक छोटे हॉस्पिटल ले गए हेवी रेन के टाइम। ट्रेसी फीमेल थी तो वेंडल और 2 ऑफिसर्स कॉरिडोर में वेट कर रहे थे। टाइम के साथ वेंडल ने देखा कि प्रेग्नेंट वुमन रश्ड डिलीवरी रूम में गई। क्लियरली हेल्प नीडेड थी। थोड़ी देर बाद बेबी का क्राई सुना गया। न्यू लाइफ अनाउंस हुई। उसी टाइम ट्रेसी बाहर आई। डू यू फील इट, लाइफ की ब्यूटी, वेंडल ने सीरियसली कहा। बेबी के क्राई को हैवी विंड और रेन में सुनकर ट्रेसी विजिबली अफेक्टेड हुई। फेस फ्रेश और सिंपल लग रहा था। कुछ सेकंड्स के बाद ट्रेसी ने वेंडल की तरफ हेड नॉट किया और बोली, थैंक यू। अब वो नम्ब, एम्प्टी और इंट्रोवर्टेड नहीं थी। वेंडल क्वाइटली रिलीव्ड हुआ और पुलिस स्टेशन फॉलो किया स्टेटमेंट के लिए। फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद वेंडल स्ट्रीट की तरफ गया और इरिस होटल वापस रेंटेड कैरेज लेने के लिए रेडी हुआ। स्टॉर्मी नाइट, एम्प्टी स्ट्रीट, नो पेडेस्ट्रियंस और व्हीकल्स। स्मॉल टाउन का डिसएडवांटेज है, कन्वीनियंट नहीं, वेंडल ने मर्मर किया। अम्ब्रेला खोला और इरिस होटल की तरफ चला। फॉर्मर शेरिफ होने के नाते रूट याद था। नो फियर ऑफ गेटिंग लॉस्ट। स्टॉर्म कम हुआ लेकिन विंड अभी भी वेट कर रहा था। राइट हैंड से चेस्ट प्रोटेक्ट किया। कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्लॉथ्स के अंदर हाइड किए थे। स्लीपिंग के टाइम भी केयरफुल था। 15 मिनट के वॉक के बाद वेंडल इरिस होटल पहुंचा। हैट और क्लॉथ्स वेट थे, थोड़ा वरिड डॉक्यूमेंट्स रुइन ना हो जाए। ऑनेस्टली मिशन रूल्स ऑलरेडी ब्रेक किए, लेकिन ट्रेसी जैसे वुमन को हेल्प कैसे नहीं कर सकता। जेंटलमैन का ये काम था। वेंडल थोड़ा ट्रबल था लेकिन रिग्रेट नहीं था। रूम एंटर करते ही जैकेट उतारी और डॉक्यूमेंट्स टेबल पर रखे। एनवेलप डैम्प था, इजीली टियर हो सकता था। बेल रिंग की और अटेंडेंट को बोला, रूम वार्म करो और डॉक्यूमेंट्स एयर ड्राई करो। मिडनाइट में भी कंप्लीट पीस नहीं थी। स्क्रीम्स और पुलिस अराइवल की वजह से टेनेंट्स अवेक थे। विंड कम हुआ लेकिन वेंडल सुन रहा था क्राइंग चिल्ड्रन, कपल्स आर्ग्यूइंग, वुडन वायलिन, फुटस्टेप्स, मफल टॉक्स अलाइव अराउंड। ये केओस नॉर्मल लाइफ का पार्ट था। थोड़ी देर बाद अटेंडेंट कोल ले आया स्टोव के लिए। वेंडल रिलैक्स्ड हुआ और कैजुअली पूछा, डू यू नो मिस ट्रेसी? थिन अटेंडेंट शुक हिज हेड। नो, हर्ड शी इज लोकल, लेकिन मैं इस ईयर तक गार्डन एरिया में रहता था। वेंडल अनकॉन्शियसली पूछा, क्या पता उसके बारे में? शी कम्स होटल 3 to 5 times a month with the deceased man. Attendant sighed, not happy. वेंडल कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट रहा। जब एनवेलप स्लोली ड्राई हुआ तो होटल के अंदर और बाहर रिलेटिव शांति थी। सिर्फ रेन और विंड की साउंड्स ही सुनाई दे रही थी। वेंडल एक्साइटेड हुआ, सब याद आया जो हुआ था। मिस ट्रेसी की लाइफ के लिए साई किया और एनवेलप पलटा। तब नोटिस किया कि एनवेलप के बॉटम में कुछ डैमेज था और पेपर पीक कर रहा था। वेंडल ने ब्राइब्रोज उठाए और जानते हुए कि पनिशमेंट हो सकता है। बेशक पनिशमेंट हैवी नहीं होगी, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल था तो सिर्फ वो ही नहीं भेजने वाला था। वेंडल के पास करंट सिचुएशन मेंटेन करने का प्लान था और हैंडओवर के वक्त डैमेज शो करने का। लेकिन जब उसने नजर घुमाई तो डॉक्यूमेंट के थ्रू एक वर्ड पीक हुआ, यूटोपिया। वेंडल की नर्व्स टाइट हो गईं और ऐसा फील हुआ जैसे विंड और रेन की साउंड सडनली स्टॉप हो गई हो। चैप्टर 1332 आधी रात का झटका। मैं जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट डिलीवर कर रहा हूं उसमें यूटोपिया का नाम क्यों है? इस जगह में ऐसा क्या खास है? ये सोचते ही वेंडल के दिमाग में एक साथ बहुत सारे ख्याल आ गए। उसके कानों में हल्की सी बजिंग साउंड गूंजने लगी। इस वक्त उसे लगा जैसे ज्यादा थकान की वजह से वो बीमार पड़ जाएगा। वेंडल ने तुरंत खुद को शांत किया। उसने यूटोपिया पहुंचने के बाद के सारे एक्सपीरियंसेस ध्यान से याद किए। उसे लगा कि हर चीज बिल्कुल नॉर्मल थी। ऐसी चीजें थीं जो डेली लाइफ में किसी के साथ भी हो सकती हैं। सिर्फ एक बात उसे अजीब लग रही थी। उसका यूटोपिया आना बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस लग रहा था। तूफान की वजह से स्टीम इंजन का अचानक रुक जाना कॉमन बात थी, लेकिन कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट का यूटोपिया से रिलेटेड होना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। वेंडल ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ टेबल पर रखे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को देखा। वो हेजिटेट कर रहा था। क्या उसे एनवेलप खोलकर डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए? हो सकता है बस यूटोपिया का नाम आया हो। अगर मैंने खोल दिया तो ये इंटरनल रूल्स का सीरियस वायलेशन होगा। शायद ये किसी सीक्रेट एजेंट की रिपोर्ट हो जो यूटोपिया को इन्वेस्टिगेट कर रहा हो। इस डॉक्यूमेंट का कंटेंट डिसाइड करेगा कि मैं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा। कुछ देर तक स्ट्रगल करने के बाद वेंडल ने खिड़की से बाहर का अंधेरा आसमान देखा और फिर डॉक्यूमेंट की तरफ हाथ बढ़ा दिया। जिंदा रहूंगा तभी पनिशमेंट के बारे में सोच पाऊंगा। डिसीजन लेने के बाद वेंडल ने जल्दी से एनवेलप खोला और अंदर के टाइप्ड पेपर्स पलटने लगा। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसका हाथ हल्का सा कांप गया। उसे लगा जैसे ठंडी हवा उसकी पीठ से गुजरी हो।
जलती हुई भट्टी भी उस फीलिंग को कम नहीं कर पा रही थी। चाहे वो किसी भी एंगल से पढ़े, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का मतलब क्लियर था। पूरे यूटोपिया शहर में कुछ बहुत गलत था। ये एक ऐसा शहर हो सकता था जो असल दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करता हो। वैंडल का मुंह सूख गया। उसे लगा जैसे मौत धीरे धीरे दरांती लेकर उसकी तरफ आ रही हो। इंस्टिंक्टिवली वो खड़ा होना चाहता था, लेकिन आखिरी पल पर खुद को कंट्रोल कर लिया। उसने कोई जल्दबाजी वाली रिएक्शन नहीं दी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था ऊपर के रूम और बाहर के कॉरिडोर के अंधेरे में दो जोड़ी आंखें उसे घूर रही हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? अभी तक कुछ भी ओपनली एबनॉर्मल नहीं हुआ था। इसका मतलब ये था कि अगर उसने कुछ नहीं जाना होता तो शायद वो सेफली सुबह तक रह सकता था। मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा जान चुका हूं। अगर मैंने थोड़ा भी दिखाया कि मुझे इस जगह की अजीबियत का पता चल गया है तो डेंजर जल्दी आ सकता है। लेकिन वो बस बैठकर किस्मत के भरोसे भी नहीं रह सकता था। वैंडल ने पहले के सारे डेंजरस एक्सपीरियंसेस याद किए और तुरंत डिसीजन ले लिया। वो अभी स्टीम इंजन के पास लौटेगा और यूटोपिया से थोड़ा डिस्टेंस रखेगा। कम से कम वहां ज्यादा लोग नॉर्मल थे, जबकि शहर खुद डेंजर से भरा हुआ था। लेकिन वैंडल ऐसे ही भागकर नहीं जा सकता था। उसे बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करना था, जैसे वो रात के बीच होटल से स्टेशन जा रहा हो। सोचते हुए वैंडल ने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट छोड़ दी और शांति से खड़ा हो गया। उसने कोट पहना, टोपी लगाई, एक हाथ में लगेज और दूसरे हाथ में अम्ब्रेला लिया। फिर वो कामली दरवाजे के पास गया और हैंडल घुमाया। कॉरिडोर में अंधेरा था, सिर्फ कुछ गैस लैंप्स जल रहे थे जो काफी डिम थे। उस सन्नाटे में जमीन पर पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। जैसे ही वैंडल कॉरिडोर में चला, नीचे वुडन फ्लोर से हल्की सी चर चर की आवाज आई। ये आवाज इतनी क्लियर थी कि दूर तक सुनाई दी। थोड़ी इरिटेशन के साथ वैंडल ने जानबूझकर नॉर्मल पेस में चलना शुरू किया और बीच के स्टेयरकेस के पास पहुंच गया। वो बिल्कुल रिलैक्स चल रहा था, कोई सस्पिशियस मूव नहीं। तभी अचानक उसके पीछे एक और चरचर की आवाज आई। सर, आप कहां जा रहे हैं? एक हल्की और घोड़ी जैसी आवाज बीच बीच में मर्दाना टोन के साथ उसके कानों में पड़ी। वैंडल का बॉडी स्टिफ हो गया। उसने धीरे से मुड़ा। उसने देखा सर्विस रूम का वुडन डोर खुल रहा है। एक अटेंडेंट बाहर निकला और दरवाजे की छाया में खड़ा हो गया। वैंडल तुरंत मुस्कुरा दिया और शांत आवाज में बोला, मेरी स्टीम ट्रेन पर एक इंपॉर्टेंट चीज छूट गई है। मुझे डर है कोई ले ना ले, इसलिए मुझे वापस जाना होगा। फिर धीरे से बोला, होटल में मर्डर हो चुका है। मैं यहां और नहीं रुकना चाहता। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। सॉरी सर, अटेंडेंट ने थोड़ा झुककर कहा। मैं बात फैलाऊंगा नहीं। वैंडल ने हाँ में सिर हिलाया और स्टेयर्स की तरफ चला गया। रात की कम रोशनी की वजह से वो हर स्टेप बहुत केयरफुली रख रहा था। हर कदम ऐसे लग रहा था जैसे खाई के किनारे चल रहा हो। एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। आखिरकार वो फर्स्ट फ्लोर पर वापस आ गया। लॉबी बिल्कुल खाली थी। सारी चीजें अंधेरे में छिपी हुई थीं। बाहर से आती हल्की रोशनी में सब चीजें अजीब सिल्हूट्स जैसी लग रही थीं, जैसे मॉन्स्टर्स लोगों को निगलने के लिए तैयार हों। वैंडल सीधा चलता हुआ एंट्रेंस डोर तक पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर निकला, अचानक उसके पीछे सर की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे छोटे जानवर घूम रहे हों या कोई हल्की चाल से उसके पीछे आ रहा हो। वैंडल के सिर के पीछे सुन्नपन सी आ गई, लेकिन उसने रिएक्शन देने का इंपल्स दबा लिया। उसने नॉर्मली सिर उठाकर देखा, बारिश रुक चुकी थी। उसने ठंडी ताजी हवा में सांस ली और स्टीम लोकोमोटिव स्टेशन की तरफ चल दिया। उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, जैसे रात से डर रहा हो और जल्दी निकलना चाहता हो। चलते चलते उसकी नजर एक साइन बोर्ड पर पड़ी, यूटोपिया टेलीग्राफ ऑफिस। टेलीग्राफ ऑफिस, शायद मैं सीक्रेटली बैकलैंड हेडक्वार्टर्स और मिलिट्री बेस को इमरजेंसी टेलीग्राम भेज सकता हूं। अगर मैं सच में यहां फंस गया हूं तो यही एक रास्ता होगा खुद को बचाने का। एंट्रेंस के पास पहुंचकर वैंडल रुका। वो तुरंत अंदर नहीं घुसा। उसने ध्यान लगाकर अंदर की आवाजें सुनी। कभी भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी, कभी लगता था अंदर कोई नहीं है, कभी लगता था एक से ज्यादा लोग हैं। अचानक सांस लेने की आवाज बंद हो गई। वैंडल के सारे रोंगटे खड़े हो गए। उसका इंस्टिंक्ट कह रहा था, दरवाजे के पीछे कोई चुपचाप खड़ा है। बिना एक सेकंड सोचे वैंडल ने टेलीग्राम भेजने का आइडिया छोड़ दिया। वो सीधा आगे बढ़ गया। बाकी रास्ते में हवा का एक झोंका भी उसे डरा देता। वो किसी अनजाने खतरे से डरते हुए चल रहा था। आखिरकार वो स्टीम लोकोमोटिव स्टेशन के गेट पर पहुंच गया। गेट बंद था। ये वैंडल के लिए प्रॉब्लम नहीं थी। उसने अम्ब्रेला और लगेज एक हाथ में शिफ्ट किया, साइड वॉल के पास गया, हाथ का प्रेशर लगाया और आसानी से वॉल पार कर ली। प्लेटफॉर्म पर पैर रखते ही उसने रिलीफ की सांस ली। तभी उसके पीछे हल्की फुटस्टेप्स सुनाई दी। आप यहां क्या कर रहे हैं? एक गहरी आवाज आई। वैंडल के पैर के अंगूठे सख्त हो गए।
पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। वो तुरंत वायलेंट होने को तैयार हो गया, लेकिन फिर धीरे और कंट्रोल तरीके से मुड़ा। उसने पहले एक ग्लास लैंटर्न देखा, फिर एक स्टाफ मेंबर। वैंडल ने सांस छोड़ी और बोला, इतनी रात को ऐसे एनवायरमेंट में आना ठीक नहीं है। एक जेंटलमैन को लोगों को डराना नहीं चाहिए। मैं जेंटलमैन नहीं हूं, स्टाफ ने रूडली जवाब दिया। वैंडल ने प्लेटफॉर्म के कोने की तरफ इशारा किया। मैं बाथरूम जा रहा हूं। स्टाफ ने पूछा, तुम यहां क्यों हो? मैं भटक गया हूं, वैंडल ने सीधा जवाब दिया। वो बिना देखे बाथरूम की तरफ चला गया। स्टाफ पीछे चुपचाप देखता रहा। बाथरूम के अंदर लैंप के नीचे वैंडल को अपना टेंशन निकालने में 1 मिनट लगा। स्टीम ट्रेन में वापस आकर उसने फाइनली सेफ्टी महसूस की। जब उसने सोते हुए पैसेंजर्स को देखा, अगले कुछ घंटों तक उसे नींद नहीं आई। वो हर एक्सीडेंट के लिए अलर्ट रहा। आखिरकार आसमान धीरे धीरे रोशन होने लगा। सुबह हो रही थी। कुछ देर में यूटोपिया गए हुए पैसेंजर्स एक एक करके वापस आने लगे। किसी के हाथ में लोकल रेड वाइन थी, कोई थका हुआ लग रहा था, कुछ लोग ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें पीटा गया हो। वैंडल ने ध्यान से ऑब्जर्व किया, लेकिन कुछ भी क्लियरली एबनॉर्मल नहीं दिखा। आखिरकार विसिल बजी और स्टीम इंजन चल पड़ी। ट्रेन यूटोपिया स्टेशन से निकल गई। बाद में मौसम डार्क और ग्लूमी रहा, लेकिन कोई तूफान नहीं आया। सूरज बादलों के बीच से निकल आया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। अगर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट उसके सीने के पास छिपी हुई नहीं होती तो वैंडल कभी बिलीव नहीं करता कि यूटोपिया में कुछ गलत है। नेक्स्ट स्टेशन आने पर सब लोग फेमिलियर लगने लगे। वैंडल फाइनली थोड़ा रिलैक्स हुआ। तभी अचानक उसे एक बात याद आई। वो सीधा बैठ गया। कल रात उसने बाथरूम जाने का बहाना बनाया था, लेकिन उसके पास लगेज और अम्ब्रेला दोनों थे। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कोई पैसेंजर जो अभी अभी स्टेशन से उतरा हो। स्टेशन स्टाफ ने ये बात नोटिस नहीं की, या फिर नोटिस कर ली थी, लेकिन किसी अनजाने रीजन की वजह से इग्नोर कर दी। चैप्टर 1333 अपने एक्सपीरियंस से वार्निंग। अचानक वेंडल की पीठ के मसल्स टाइट हो गए, जैसे अभी फट जाएंगे। वो हैरान भी था और शक में भी, क्योंकि उसके दिमाग में एक के बाद एक अंदाजे आ रहे थे। कहीं यूटोपिया के रेजिडेंट्स इंसान की चमड़ी में छुपे हुए मॉन्स्टर्स तो नहीं हैं? वो नॉर्मली बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन जब लॉजिक में कोई ब्लाइंड स्पॉट आता है तब वो अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। वो उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो क्लियरली गलत होती हैं। या फिर शायद उस स्टाफ मेंबर को समझ आ गया था कि मैं झूठ बोल रहा हूं, इसलिए उसने मुझे इग्नोर करने का नाटक किया और जाने दिया। लेकिन ऐसा क्यों? हाँ, अपना लगेज बाथरूम तक ले जाना इस तरह समझाया जा सकता है कि मुझे चीजें खो जाने का डर था, लेकिन पूरा प्लेटफॉर्म सेफ था। अम्ब्रेला ले जाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। ऊपर से बारिश भी पहले ही रुक चुकी थी। वेंडल ने इंस्टिंक्टिवली खिड़की से बाहर देखा। उस प्लेटफॉर्म पर जहां वो खड़ा था वहां धूप चमक रही थी। एक एक करके सारे पैसेंजर्स सेफ्टी लाइन के पीछे शांति से खड़े थे, बिल्कुल यूटोपिया के अंधेरे और उदास माहौल से अलग। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और उसका शरीर धीरे धीरे रिलैक्स हो गया। ये यूटोपिया था, मैं वहां जा चुका हूं। वेंडल ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए खुद से कहा। जब उसे अपनी पहले वाली गलती याद आई तो ऐसा लगा जैसे वो किसी खौफनाक नाइटमेयर में फंस गया हो, जहां से वो चाहकर भी बाहर नहीं आ सकता था। थोड़ी देर बाद वेंडल खड़ा हुआ और मुंह ठीक करने के लिए प्लेटफॉर्म पर स्मोक करने का फैसला किया। सिगरेट से उसे काफी रिलीफ मिला और साथ ही यूटोपिया के अपने पिछले एक्सपीरियंसेस याद आने लगे। इसी दौरान उसे एक आइडिया आया। शायद मैंने ट्रेसी की ऑनेस्टली मदद की थी, इसलिए उस स्टाफ मेंबर ने मेरे सस्पिशियस एक्शंस को जानबूझकर इग्नोर कर दिया और मुझे जाने किया। पूरी यूटोपिया की पॉपुलेशन को ह्यूमन स्किन के नीचे छुपे मॉन्स्टर्स मानने के बजाय वेंडल इस एक्सप्लेनेशन को ज्यादा एक्सेप्ट करना चाहता था। इसी वक्त उसने आंख के कोने से देखा कि कंडक्टर एक कोने में कुछ लोगों से बात कर रहा था। वेंडल धीरे धीरे कुछ कदम आगे बढ़ा और सुनने की कोशिश की। अपनी नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रांग हियरिंग की वजह से उसने दूर से कुछ बातें सुन ली। कल रात यूटोपिया नाम का स्टेशन स्टेट के रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं था। इस बात को सीक्रेट रखा जाए। वेंडल की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। अपने सीने के पास रखे डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स के बेस पर वो समझ गया कि कंडक्टर क्या कह रहा था। स्टेट के रिकॉर्ड में यूटोपिया नाम का कोई स्टेशन नहीं था और कल रात स्टीम ट्रेन भी गायब हो गई थी। उस पल वेंडल के दिल में फिर से तेज डर भर गया। उसे लगा कि यूटोपिया से जिंदा निकल पाना उसके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। एल्फ्रेड ने एस्कलॉन हार्बर से बैकलैंड लौटने से पहले लगभग 1 हफ्ता वहीं बिताया। इसका रीजन ये था कि वो अपने मरे हुए साथियों के परिवार से मिला, पुराने दोस्तों से मिला, कुछ बुजुर्ग लोगों से मिला जो हॉलिडेज के लिए वापस आए थे, और कुछ रिश्तेदारों से भी। ये सब तो युद्ध में लड़ने से भी ज्यादा थका देने वाला है। एल्फ्रेड ने अपने पिता अर्ल हॉल से शिकायत की। अर्ल हॉल मुस्कुराया और सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। अपने रूम में जाओ और थोड़ा आराम करो, बाद में स्टडी रूम में बात करेंगे। वो अपने दूसरे बेटे की मेंटल स्टेट और प्रोग्रेस से काफी सेटिस्फाइड थे।
एल्फ्रेड ने आसपास देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बैकलैंड का सबसे चमकता हुआ ज्वेल कहाँ है? थोड़ा रुककर बोला, हिबर्ट का क्या हाल है? अर्ल हॉल हंस पड़े। ऑड्री अपनी ऑर्गेनाइजेशन गई हुई है, दोपहर तक लौट आएगी। वो कंप्लेन कर रही थी कि तुमने अपना एग्जैक्ट शेड्यूल नहीं बताया। हिबर्ट अब कैबिनेट सेक्रेटरी है, काफी बिजी रहता है। एल्फ्रेड ने सर हिलाया और अपने रूम में जाकर नहाया। फिर उसने शर्ट, वेस्ट कोट और फॉर्मल सूट पहनकर तैयार हुआ। मुझे ईस्ट बालम का कैजुअल स्टाइल ज्यादा पसंद है, उसने मिरर में खुद को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसके एड ने एक डॉक्यूमेंट उसके हाथ में दिया। सर, MI9 से आया है। MI9? एल्फ्रेड ने सोच समझकर एनवेलप की सील तोड़ी। यूटोपिया इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आ गया है। सेंटेंस पूरा होने से पहले ही उसने डॉक्यूमेंट निकाल लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे पेजेस पलट रहा था। आखिर में वो फिर से पहले पेज पर आ गया। इस इन्वेस्टिगेशन के 2 मेन पार्ट्स थे। पहला, MI9 का एक मेंबर गलती से यूटोपिया में एंटर हो गया, वहां एक मर्डर देखा और आधी रात को भागकर स्टीम ट्रेन में लौट आया। दूसरा, बेसी डे से बैकलैंड जाने वाली रेलवे में यूटोपिया नाम का कोई स्टेशन नहीं था और बजर्क सी में भी यूटोपिया नाम का कोई पोर्ट नहीं था। बाद में इन्वेस्टिगेशन करने पर भी कोई ट्रेस नहीं मिला। ये सब एल्फ्रेड की इमेजिनेशन के बिल्कुल अंदर था। जो बात उसके लिए शॉकिंग थी वो ये थी कि मर्डर का क्रिमिनल ट्रेसी थी। वो एक होटल ओनर थी, मिडिल क्लास एजुकेशन थी, ग्रामर स्कूल से ग्रेजुएट थी, बाद में एक बिजनेसमैन की मिस्ट्रेस बन गई थी और अब उस आइडेंटिटी से बाहर निकलना चाह रही थी। ये डिटेल्स बिल्कुल उस ट्रेसी से मैच कर रही थी जिससे एल्फ्रेड यूटोपिया में मिला था। हर एक चीज मैच कर रही थी। इससे एल्फ्रेड ने कंफर्म कर लिया कि मर्डर की क्रिमिनल वही ट्रेसी थी, एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी औरत जो आधी रात में उदास म्यूजिक भी बना सकती थी। ये उसकी बैक स्टोरी थी, एल्फ्रेड ने मन ही मन कहा। इससे यूटोपिया के रेजिडेंट्स और भी ज्यादा रियल लगने लगे। ये इल्यूजन ही होना चाहिए, एल्फ्रेड ने सोचा। मतलब जब बाहर के लोग चले जाते थे तब यूटोपिया के लोग अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीते रहते थे। उनके अपने प्यार, नफरत, दर्द और गम थे। उनकी अपनी कहानियां थीं। यूटोपिया के अलावा रियल वर्ल्ड में उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, लेकिन फिर भी वो किसी भी नॉर्मल सिटी जैसे ही लगते थे। शायद यूटोपिया सच में एग्जिस्ट करता है, बस उसमें एंटर करने के लिए सही जगह और सही वक्त होना चाहिए। एल्फ्रेड ने सर हिलाया, MI9 की रिपोर्ट साइड में रखी और डिसाइड किया कि वो इस केस को आगे इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। साउथ कॉन्टिनेंट में ऑलरेडी बहुत सारी अजीब चीजें हो रही थीं। ज्यादा क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा डेंजर ला सकती थी। कपड़े और मूड एडजस्ट करने के बाद एल्फ्रेड अपने पिता के स्टडी रूम में गया और दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ, अर्ल हॉल की आवाज आई। एल्फ्रेड ने अपने सुनहरे बाल ठीक किए, अंदर गया और बैठ गया। अर्ल हॉल मुस्कुराए और बोले, तुम अब पूरे आदमी बन गए हो। एल्फ्रेड ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ, मैं अब एक ट्रू नाइट हूं। अर्ल हॉल ने सर हिलाया और आह भरी, तुमने काफी मुश्किलें झेली होंगी। चाहे पोषण हो या जंग, दोनों बॉडी और दिमाग को तोड़ देते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में दर्द से गुजरता है। एल्फ्रेड ने शांत आवाज में कहा, बैकलैंड छोड़ने के मुकाबले अब मेरी कंडीशन बेहतर है। अगर मेथड ठीक से समझ लूं तो मैडनेस का दर कम हो जाता है। अर्ल हॉल ने टॉपिक बदला, तुम्हारी बहन भी बियॉन्डर बन गई है। एल्फ्रेड पहले चौंका और फिर बोला, मुझे लगा बस उसके हॉबीज बदल गए हैं। अर्ल हॉल ने कहा, लगता है उसके एडवेंचर में तुम्हारी थोड़ी मदद थी। मैं चाहता हूं तुम उससे समझाओ कि सीक्वेंस पोषण कितनी डेंजरस होती है। उसे इसी लेवल पर रहने दो, मैं बात करूंगा, एल्फ्रेड ने बिना हिचकिचाहट के कहा। शाम को ऑड्री के छोटे स्टडी रूम में। एल्फ्रेड, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? ऑड्री ने कैजुअल क्लोथ्स में सूजी को साथ लेते हुए दरवाजा खोला। मुझे तुम्हें वार्निंग देनी है, एल्फ्रेड ने कुर्सी खींचते हुए कहा। ऑड्री ने मुस्कुराई और गोल्डन रिट्रीवर की तरफ इशारा किया। क्या सूजी को बाहर भेजना है? एल्फ्रेड मुस्कुराया और बोला, नहीं, मुझे नहीं लगता ये सुनेगी। कुछ सालों बाद बहन को देखकर एल्फ्रेड ने मन ही मन आह भरी। वो पहले वाली सॉफ्ट लड़की नहीं रही थी। उसका कॉन्फिडेंस और ऑरा दोनों ही काफी बढ़ गए थे। तुम बियॉन्डर बन चुकी हो, राइट? एल्फ्रेड ने पूछा। हाँ, ऑड्री ने सर हिलाया। स्पेक्टेटर पाथ, रेनबो सैलमेंडर जैसी पावर्स होती हैं? हाँ, ऑड्री ने फिर से कंफर्म किया। ऑड्री मुस्कुराते हुए बोली, मैं पहले ही आर्बिटर पाथ की सीक्वेंस 5 हूं और प्रॉपर साइकेट्रिस्ट ट्रेनिंग भी ली है। एल्फ्रेड का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। ऑड्री, मुझे तुम्हें याद दिलाना है, पोषण सिर्फ पावर नहीं देती, हर पोषण के साथ मैडनेस आती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, दुश्मनों के साथ भी और दोस्तों के साथ भी। फिर एल्फ्रेड ने अपने एक्सपीरियंसेस यूज करके पोषण के खतरों के बारे में डिटेल में समझाना शुरू किया। उस दौरान उसने नोटिस किया कि सिर्फ ऑड्री ही ध्यान से नहीं सुन रही थी। सूजी, गोल्डन रिट्रीवर भी बिल्कुल शांत बैठी थी। चैप्टर 1334 चांद के साथ एक रात। MI9 का ऑफिस बिल्डिंग वेस्टबोरो के बेलाटो स्ट्रीट पर था। बाहर से ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी 3 मंजिल की बिल्डिंग लगती थी। एंट्रेंस पर कोई साइन बोर्ड या पहचान का निशान नहीं था। सिर्फ एक छोटा सा डोर प्लेट लटक रहा था
जिसमें लिखा था नंबर 9। इस बिल्डिंग का मेन हिस्सा जमीन के नीचे था, ऊपर का हिस्सा सिर्फ क्लर्क्स के काम के लिए था। अक्सर MI9 के अंडर काम करने वाले बियॉन्डर्स बिना वजह अंडरग्राउंड नहीं जाते थे, क्योंकि वहां का माहौल काफी हैवी और दबाव भरा होता था। ऊपर से अगर किसी सील्ड आर्टिफैक्ट पर ध्यान न दिया जाए तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता था। जो अब नेशनल सिक्योरिटी और काउंटर एस्पियोनाज टीम की डेप्यूटी टीम लीडर थी। वो बैकलिन के बड़े एरिया में इनसे रिलेटेड स्पाई केसेस हैंडल करने वाली एक छोटी बियॉन्डर टीम की लीडर थी। एक मिशन है। MI9 के डेप्यूटी डायरेक्टर, नेशनल सिक्योरिटी और काउंटर एस्पियोनाज टीम के टीम लीडर लेफ्टिनेंट जनरल पैंटेक ने एक फाइल उठाई और जो के सामने टेबल पर रख दी। ये मिशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्या? जो ने फाइल लेते हुए सावधानी से पूछा। लेफ्टिनेंट जनरल पैंटेक एक नॉर्मल से थोड़े लोनली बुढ़े आदमी लगते थे। उनके बाल काफी पीछे जा चुके थे। उन्होंने सफेद सिरामिक के कॉफी कप से एक घूंट लिया और बोले, बिल्कुल नहीं, रिस्क का लेवल काफी कम है। सच कहूं तो हम सब लोगों को भेज रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद किस्मत से कोई इसे कंप्लीट कर ले। ये बात जो की एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग थी। फिर भी उसने फाइल वहीं पर खोलने के बजाय सीधा जवाब दिया, मैं अपनी टीम के मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दूंगी। पैंटेक के ऑफिस से निकलकर जो अपने रूम में लौट आई। कुर्सी पर बैठते ही उसे लगा जैसे उसने अपने आप को बाहर की दुनिया से अलग कर लिया हो। जो ने फाइल खोली और पढ़ते ही समझ गई कि डेप्यूटी डायरेक्टर ने क्यों कहा था कि जिस ड्रीमलैंड की इन्वेस्टिगेशन करनी है वो ना नॉर्थ कॉन्टिनेंट में है, ना साउथ कॉन्टिनेंट में, और ना ही 5 सीज के किसी नोन आइलैंड पर। पिछले 2 हफ्तों में काफी लोग सो कॉल्ड यूटोपिया में एंटर कर चुके थे, लेकिन हर किसी का एंटर करने का तरीका बिल्कुल अलग था। कुछ लोग भयंकर तूफान की वजह से फियरलेस सी के पानी में बह गए। कुछ लोग डेजी बे से बैकलैंड जाने वाली रेलवे के बीच में थे, जहां हेवी स्टॉर्म की वजह से डिले हुआ और उन्हें शहर में रुकना पड़ा। कुछ और लोग सिविलिस काउंटी में थे और रास्ता भटकने की वजह से वहां पहुंच गए। अब तक किसी को भी कोई फिजिकल या मेंटल नुकसान नहीं हुआ था, इसीलिए डेप्यूटी डायरेक्टर ने कहा था कि डेंजर लेवल बहुत कम है। इस केस में कोई क्लियर रूल या पैटर्न भी नहीं मिला, जिससे यूटोपिया का एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढना मुश्किल था। इसी वजह से MI9 के पास लोगों को जानबूझकर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजने का कोई तरीका नहीं था। मैं सिर्फ सब मेंबर्स को सिचुएशन बता सकती हूं, जो ने सोचा, और उम्मीद कर सकती हूं कि उनमें से कोई गलती से यूटोपिया पहुंच जाए और वहां सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे। जो ने फाइल बंद की, थोड़ा अफसोस महसूस किया और अपनी टीम को इन्फॉर्म करने के लिए खड़ी हो गई। उसे लग रहा था कि यह मिशन इतना मुश्किल है कि ऑलमोस्ट कोई उम्मीद नहीं है। इस वजह से वो ज्यादा मेरिट पॉइंट्स भी कलेक्ट नहीं कर पाएगी। पिछले आधे साल से आने वाले अपोकलिप्स के प्रेशर की वजह से जो हर रोज बहुत बिजी थी। MI9 के काम के अलावा वो मिस्टर फूल के दिए हुए मिशंस भी कंप्लीट कर रही थी, ताकि दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन जमा हो सके, चाहे वो बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स हो या पोशन फॉर्मूलाज। उसका सपना था एक दिन गॉड बनने का, लेकिन अभी भी दोनों तरफ थोड़ी कमी रह रही थी। खासकर MI9 में अगर कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो सिर्फ सैलरी और बेनिफिट्स के सहारे चलना मुश्किल था, और बिना अपनी पोजीशन के वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी कंट्रोल नहीं कर पाती। जो ने सोचा, शायद रिजाइन करके फिर से बाउंटी हंटर बन जाऊं, कम से कम ज्यादा फ्रीडम तो मिलेगी। अगली टैरेट गैदरिंग में इस बारे में पूछ सकती हूं, शायद मिस्टर फूल के पास कोई क्लू हो। ये सोचते हुए जो ने अपनी टीम के रूम का दरवाजा खोला। यूटोपिया मिशन असाइन करते वक्त उसने खास तौर पर कहा, अगर सिचुएशन सही ना लगे तो भले ही तुम्हें यूटोपिया एंटर करने का चांस मिले, तुरंत वापस आ जाना। कुछ देर काम में बिजी रहने के बाद जो ने अपना दिन खत्म किया। शाम 7 बजे से पहले वो घर लौट आई और अपनी माँ, भाई और 4 डिनर किया। थोड़ी देर का आराम मिला। रात के आधे में नहा धोकर वो बेडरूम की खिड़की के पास आई। पर्दा उठाने ही वाली थी कि उसकी नजर बाहर पड़ गई। आसमान में लाल चांद पहले से ज्यादा बड़ा लग रहा था और रंग भी गहरा हो गया था, जैसे खून टपक रहा हो। ब्लड मून। जो ने घबराकर अगले कमरे की तरफ देखा। उसे अपनी दोस्त फोर्स की चिंता हुई। फिर उसे याद आया कि फोर्स अब गॉड पाथ के सीक्वेंस में थी, इसलिए फुल मून के इफेक्ट से डरने की जरूरत नहीं थी। अगली रूम में फोर्स बेड पर लेटी हुई थी और बाहर के ब्लड मून को देख रही थी। उसके दिमाग में सुइयों जैसे दर्द के बीच उसने मिस्टर डोर की आवाज सुनी। सीक्वेंस 3 से सीक्वेंस 2 जाना एक बड़ा क्वालिटेटिव चेंज होता है, लेकिन सीक्वेंस 4 से 3 जाना भी कम नहीं होता। सीक्वेंस 3 बियॉन्डर पाथ का बेस्ट स्टेज होता है।
इस लेवल पर इंसान को पागल होने से बचने के लिए बाहरी मदद की जरूरत नहीं होती। इस स्टेज पर पावर आम इंसान से काफी ऊपर होती है। इंसान धीरे धीरे गॉड जैसा हो जाता है। वो एंकर्स के जरिए अपनी मेंटल स्टेट भी स्टेबल रख सकता है। मिस्टर डोर अपने अनुभव बता रहे थे और फोर्स ऑलमोस्ट भूल ही गई थी कि बोलने वाला एक खतरनाक एंजल किंग है। अगर तुम मुझे भागने में मदद करोगी तो मैं तुम्हें ट्रैवलर पाथ की पोशन फॉर्मूला दूंगा और रिचुअल कंप्लीट करने में हेल्प करूंगा। सच में टेम्पटिंग है, फोर्स ने ईमानदारी से कहा। मिस्टर डोर की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। फोर्स ने तकिया कमर के नीचे से निकाला और लेट गई। 3 मिनट के अंदर वो शांति से सो गई। उसके लिए यूनिवर्स बहुत अट्रैक्टिव था, लेकिन सिर्फ जानकारी ही करप्शन का रिस्क बन सकती थी। नॉर्थ और साउथ कॉन्टिनेंट और 5 सीज देख लेने के बाद सोचूंगी, ये सोचकर वो सो गई। इस दौरान बाहर लाल चांद धीरे धीरे नॉर्मल हो चुका था। चैप्टर 1333। एक पुलिस स्टेशन के अंदर कुर्सी पर बैठा हूं। मेरे सामने ब्लैक और व्हाइट चेक वाली यूनिफॉर्म पहने 2 लोग बैठे हैं। मैं उनके चेहरे देख रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे वो दोनों किसी बात पर डिस्कशन कर रहे हों। लेफ्ट साइड वाला आदमी का चेहरा काफी ठंडा और सख्त है, जैसे उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी बदकिस्मत घटनाएं देखी हों। राइट साइड वाला आदमी थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड लगता है और उसकी आंखों में थोड़ी सी दया दिख रही है। मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। मुझे उस आखिरी वार का भी बिल्कुल पछतावा नहीं है। उस पल मुझे ये भी लगा था कि मैं आजाद हो गई हूं। मेरे शरीर पर जो गर्म खून गिरा था वो किसी भगवान से मुक्ति मिलने जैसा लगा। मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है, अपनी जवानी में पैसों के लिए जो बहुत ज्यादा लालच थी। मैंने अपनी इज्जत, अपना शरीर और अपनी आजादी सब कुछ कुर्बान कर दिया था। पुलिस स्टेशन में पिछले कुछ दिनों से मुझे काफी शांति और सुकून मिला है। मुझे पहली बार मौका मिला है कि मैं इस सवाल पर गहराई से सोच सकूं, जितना मैं पिछले कई सालों में कभी नहीं सोच पाई थी। मेरी कमजोर विल पावर और मेरी इमैच्योर सोच मेरी गलतियों का एक रीजन थी, लेकिन वही सिर्फ इकलौता रीजन नहीं था। जब से मैं बच्ची थी मुझे जो भी पढ़ाया गया उसने मुझे यही बताया कि काम और मेहनत का मतलब होता है एक बड़ा घर पाना। ऐसा घर जिसमें पूरी फ्लोर वाली खिड़कियां हों, जहां से ढेर सारी रोशनी आए, जहां 3 से ज्यादा नौकर रख सके, एक लॉन और गार्डन हो जिसे मैं अपना कह सकूं। चांदी या सोने की प्लेटिंग वाले बर्तन, बड़े बड़े खाने की दावतें रखना, म्यूजिक से भरी फैंसी पार्टीज ऑर्गेनाइज करना, ये सब मुझे सक्सेस का मतलब बताया गया। जो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स मैंने पढ़ी उन्होंने बार बार मुझे यही बताया कि सिर्फ वही लोग मिडिल क्लास कहलाने लायक होते हैं जो शालीनता और क्लास दिखाते हैं। उन्हें इस देश का असली सहारा बताया गया। उन्हें हाई क्लास, परफेक्ट, बिना किसी मीडियोक्रिटी के, ईमानदार, साथ ही दयालु और समझदार कहा गया। मुझे ये भी सिखाया गया कि शालीनता का मतलब क्या होता है। अलग अलग मौकों के लिए महंगी ड्रेसेस, कॉस्टली स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, ब्रांडेड फैशन हैंडबैग्स, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में जाना, हाई टी अटेंड करना और क्लासी लोगों से भरी गैदरिंग्स का हिस्सा बनना। और इन सब चीजों का असली मतलब सिर्फ एक ही था, गोल्ड पाउंड्स और सिर्फ गोल्ड पाउंड्स। मैं मानता हूं कि बेटर लाइफ जीना हर इंसान को नेचुरली अच्छा लगता है, लेकिन जब एक लड़की को सोसाइटी हर तरफ से ये बताए कि दिखावा, सुंदरता और लग्जरी ही सब कुछ है, तो उसके दिमाग को इन्फ्लुएंस होने से रोकना बहुत मुश्किल होता है। मुझे नहीं पता इस चीज को क्या नाम दिया जाता है। मुझे बस इतना पता है कि अगर ये सब नहीं बदला तो मेरी जैसी ट्रेजेडीज बार बार होती रहेंगी और ज्यादा होती रहेंगी। और जब ऐसा होता है तो लोग जरूर कहते हैं, देखो इन गोल्ड डिगिंग औरतों को जो अपनी रूह बेच देती हैं। अनजाने में मैं अपना सर घुमाती हूं और बाहर की चमकती शोर शराबे वाली दुनिया को देखती हूं। मुझे लगता है जैसे इस दुनिया में चमकता हुआ लाल खून बह रहा हो। मिस ट्रेसी, क्या आप हमारी बात सुन रही हैं? एक थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर की आवाज मेरी सोच तोड़ देती है। मैं उसकी तरफ मुस्कुराती हूं, लेकिन उसे ये नहीं बताती कि मैं फिलोसॉफिकल सवालों में खोई हुई थी। क्या अजीब मजाक है, एक गोल्ड डिगर जो अपनी रूह बेच चुकी है, जब पुलिस उससे इंटेरोगेशन कर रही होती है तब वो ऐसे अजीब सवालों के बारे में सोच रही होती है। पुलिस ऑफिसर सर हिलाकर कहता है, मिस ट्रेसी, आप पर जल्द ही केस चलेगा। हम आपके लिए एक लॉयर अरेंज करेंगे। हमें अफसोस है कि हम विटनेस को बचा नहीं पाए। सिर्फ उसकी गवाही आपके फेवर में काफी नहीं है। ठीक है, मैं धीरे से कहती हूं, मैं अपना पूरा डिफेंस करने की कोशिश करूंगी और अपने गुनाहों के लिए पछतावा भी। मुझे बस यही उम्मीद है कि मैं अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकूं। थोड़ा सा सोचकर मैं अपने होठों के कोने ऊपर करती हूं और दोनों ऑफिसर से कहती हूं, जब तक मैं ट्रायल का वेट कर रही हूं, क्या आप लाइब्रेरी से मेरे लिए कुछ बुक्स ला सकते हैं, सोसाइटी और एजुकेशन से रिलेटेड।
उस पल दोनों पुलिस ऑफिसर्स एक दूसरे को देखते हैं और उनके चेहरे पर थोड़ा सरप्राइज दिखाई देता है। मैं लंबी टेबल के दूर वाले कोने पर बैठा हूं और मिस जजमेंट को यूटोपिया इंसिडेंट के बारे में बताते हुए सुन रहा हूं। जब वो खत्म करती हैं तो मैं इधर उधर देखकर कहता हूं, ये एक रिचुअल है। जैसे एक्सपेक्टेड था, मिस जजमेंट की आंखें एक जगह टिक जाती हैं। मैं हैंग्ड मैन को भी समझ सकता हूं और मिस जस्टिस की आंखों में भी अंदाजे लगाने वाली एक्सप्रेशन होती है। इस वक्त मैं लगभग गेस कर सकता हूं कि वो क्या सोच रहे हैं। उन्हें शायद ये लग रहा है कि ये दुनिया, जीएम और स्पैरो सीक्वेंस मिलकर एक रिचुअल है, और टैरो मीटिंग्स में पहले हुई बातों से वो पहले ही जानते हैं कि सीक्वेंस 0 का एक ट्रू गॉड होना किसी और एग्जिस्टेंस के लिए इम्पॉसिबल बना देता है। इस बारे में मैंने एक पहले ही एक्सप्लेनेशन तैयार कर रखी है। उन्हें एंशिएंट सन गॉड और उसके 8 किंग्स ऑफ एंजल्स के बारे में सोचने देना। बदकिस्मती से कोई सवाल नहीं पूछता। शायद उन्होंने पहले ही एंजल्स के किंग्स से लिंक बना लिया है, या फिर उन्हें लगता है कि यूटोपिया का रिचुअल मेनली मिस्टर फूल को और ज्यादा जागरूक करने के लिए है। मैं उस सोच में डूबी हुई औरत की तरफ देखता हूं और थोड़ा सा सोचकर पूछता हूं, मिस ट्रेसी, आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? वो पहले ही मर चुके हैं। वो खूबसूरत औरत, जिनकी आत्मा अब यहां नहीं है, एक अजीब सी आवाज में जवाब देती है। मैं अपना सर झुकाकर ये नोट कर लेता हूं, क्या आपके कोई और रिलेटिव्स हैं? वो खिड़की के बाहर देखती है और बिना किसी इमोशन के कहती है, नहीं। मैं अपने कलीग की तरफ देखता हूं और आवाज तेज करके कहता हूं, मिस ट्रेसी, क्या आप हमें सुन रही हैं? मेरे सामने बैठी औरत अपनी दूर की नजर हटाकर मेरी तरफ देखती है और हल्की सी मुस्कुराती है। मुझे नहीं पता वो क्या सोच रही है। वो इतनी शांत लग रही है जैसे रात में अकेला खिला हुआ फूल। ये कंपैरिजन पोएम्स की एक बुक से आता है। मेरे भाई ने मुझे कहा था कि पोएम्स पढ़ने से मैं ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हूं, लेकिन सच ये है कि अब तक की पोएम्स में ज्यादातर मजाक ही होता आया है। सारे पुलिस ऑफिसर्स मानते हैं कि ये सब बेकार है। जब मैं उस औरत को केस के बारे में बताता हूं तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट होती है और वो हमसे लाइब्रेरी से कुछ बुक्स उधार लेने को कहती है, जिनकी टाइटल्स ही देखकर मुझे लगता है कि वो मुश्किल होंगी। उसकी मुस्कुराहट और बुक्स के नाम मिलकर एक अजीब सी खूबसूरती बना देते हैं। मिस ट्रेसी को टेम्पररी डिटेंशन रूम में वापस भेजने के बाद मैं केस के डॉक्यूमेंट्स पैक करके लॉयर से मिलने जाने की तैयारी करता हूं। ये सब पहले से ही डिसाइडेड था। मैं कुर्सी पर पीछे लीन करता हूं और मून और लिलिन को उसके सपने के बारे में बात करते हुए सुनता हूं। फादर एट्रॉस्की के इवैल्यूएशन के बाद कंफर्म हो गया है कि ये सपना अर्थ मदर से नहीं आया था। ये लोगों को मून को शक की नजर से देखने पर मजबूर करता है, उस टाइम से पहले जब लोग गॉडेस ऑफ करप्शन के इन्फ्लुएंस में आए थे। मैं अपने ही ख्यालों से थोड़ा शॉक्ड हो जाता हूं। एक एक्सपीरियंस्ड डिवाइनर होने के नाते जो सपनों को समझने में माहिर है, मैं पीछे नहीं हटता। जो मैं जानता हूं उसे क्लियरली बता देता हूं। 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली, ये ड्रीमस्केप आपको किसी चीज को ढूंढने और आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहा है और थोड़ा बहुत आपके फेट में इंटरफियर कर रहा है। दूसरी, ये चाहता है कि आप इसे गहराई से समझें और फिर धीरे धीरे आपको करप्ट कर दे। तीसरी, आप गॉडेस ऑफ ब्यूटी बनने के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन में है, इसलिए आपने वो डरावना सपना देखा। तीसरी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पहली 2 पॉसिबिलिटीज के लिए सोल्यूशन एक ही है। इसके बारे में मत सोचो, इन्वेस्टिगेशन मत करो, बैकलैंड छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद मैं एमलिन को बिना सोचे समझे सर हिलाते हुए देखता हूं। मुझे पता है यही उसका तरीका है चीजों को हैंडल करने का। मर्डर केस। मैं हाथ में केस की फाइल देखता हूं और थोड़ा सीरियस टोन में कहता हूं, आपको एक सीनियर लॉयर हायर करना चाहिए। मैं सिर्फ एक लॉयर हूं और ऑनेस्टली कहूं तो मेरे पास कोर्ट में रिप्रेजेंट करने का राइट नहीं है। ये सिर्फ सबसे सीरियस केसेस में होता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा ऑलमोस्ट कभी नहीं होता। जब तक केस बहुत ज्यादा सीरियस ना हो और क्रिमिनल कोर्ट इन्वॉल्व ना हो, एक लॉयर काफी होता है। मेरे सामने ब्लैक व्हाइट चेक यूनिफॉर्म पहने पुलिस ऑफिसर्स मुस्कुराते हुए कहते हैं, यूटोपिया सिर्फ एक छोटा सा शहर है, यहाँ सीनियर लॉयर्स नहीं मिलते, हमें बाहर से बुलाना पड़ेगा। वैसे भी ये सेल्फ डिफेंस का केस है, सेंटेंस ज्यादा लंबा नहीं होगा और पैसों का मैटर भी 400 पाउंड से ज्यादा नहीं है। केस मैजिस्ट्रेट कोर्ट में हैंडल हो सकता है। अगर सेल्फ डिफेंस एक्सेप्ट नहीं हुआ तब क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। ये आदमी काफी जानकारी रखता है। क्या ये लॉयर बनने का प्लान कर रहा है? नॉर्मल सिचुएशन में तो इम्प्रॉपर सेल्फ डिफेंस वाला मर्डर केस क्रिमिनल कोर्ट में ही जाता है। हाँ, छोटे शहर का यही फायदा होता है, रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते। मैं थोड़ा सोचकर जवाब देता हूं, मैं इनोसेंस प्लीड करके क्लाइंट का डिफेंस करने की कोशिश करूंगा। साथ ही प्लीज जल्दी से मिस ट्रेसी से मेरी मीटिंग अरेंज करिए। पहले से मिली इन्फॉर्मेशन को दोबारा देखकर मैं केस को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हो चुका हूं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मिस ट्रेसी की इमेज लोगों की सिंपैथी जीत पाएगी या नहीं। हाँ,
भले ही मेरा सॉलिसिटर लाइसेंस कहीं और से फेक बना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी प्रोफेशनलिज्म फेक है। बस एग्जाम में थोड़ी गलती हो गई थी। बैंसी, वर्डू बैंसी जाना चाहता है। मैं लंबी मॉडल टेबल के नीचे वाले एंड पर बैठता हूं और हैंग्ड मैन को देखता हूं जिसने मिस्टर फूल को इन्फॉर्मेशन दी थी। मुझे केस के डेवलपमेंट पर थोड़ा डाउट है। वर्डू जो मिस्टिसिज्म में घुसा हुआ है और मिस्टर डोर को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसके पास बैंसी पोर्ट एक्सप्लोर करने के अपने रीजंस हैं। वो बायाम में लगभग आधा साल रहा था, इसलिए बैंसी के बारे में जानकारी मिलना उसके लिए नॉर्मल है। असली प्रॉब्लम यह है कि हैंग्ड मैन की पहले वाली सर्वेलेंस में कोई मैचिंग सिग्नल नहीं मिला, इसलिए वर्डू के एक्शंस थोड़े अजीब लग रहे हैं। इस केस को सीरियसली लेना पड़ेगा। मैं मन ही मन सर हिलाता हूं और मिस्टर फूल की आवाज सुनता हूं, सर्वेलेंस जारी रखो। मैं म्यूनिसिपल स्क्वायर के फाउंटेन के पास 7 स्ट्रिंग गिटार बजा रहा हूं। मैं नाइफ और फोक से स्टेक काट रहा हूं। चर्च में मैं बिलीवर्स को गॉडेस की टीचिंग्स बता रहा हूं। मैं अपना राइट हैंड बढ़ाकर एक जेंटलमैन की मदद से गाड़ी से उतरता हूं। मुझे वो नई ड्रेस मिल गई है जिसके बारे में मैं काफी टाइम से सोच रही थी और अब उसे पहने बिना वेट नहीं कर सकता। मैं चारों हाथों पैरों से आगे बढ़ता हूं जब एक बच्चा मेरा पीछा करता है। मैं जोर जोर से हंस रहा हूं जब मैं लड़खड़ाते हुए एक कुत्ते के साथ खेल रहा हूं। अचानक हम कांप जाते हैं। हम आसमान की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि हमारे शरीर से पतली पतली लाइनें निकल रही हैं। वो ग्रे वाइट फॉग के पार अनंत ऊंचाई तक जा रही हैं। वो एक पुराने महल की तरफ बढ़ती हैं और धुंध में लिपटी हुई एक लंबी फिगर के हाथों तक पहुंचती हैं। इस पूरे प्रोसेस में क्लाइन की स्टेट हमेशा अजीब रही, जैसे हजारों जिंदगियों में बिखरा हुआ हो। हर क्लोन की अपनी इच्छा, अपने विचार, अपना ज्ञान और अपना फेट था, लेकिन इन सब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के ऊपर एक मेन कॉन्शियसनेस थी जो सबको कंट्रोल कर रही थी। वो लगातार हर तरह के अटैक्स झेल रही थी, जैसे किसी भी पल ऑटोनॉमस कॉन्शियसनेस। चैप्टर 1336 बातचीत। बैकलैंड स्टीम लोकोमोटिव स्टेशन, प्लेटफॉर्म 3। ट्रेन के रुकने के बीच के थोड़े से टाइम में एल्फ्रेड ने जल्दी जल्दी अपने पेरेंट्स और बहन से बात की। उसके बाद जब ट्रेन छोड़ने का टाइम आया तो वो प्लेटफॉर्म पर आया और अपने साथी से बोला, एक ईस्ट बालम सिगरेट देना। पिछले कुछ सालों में अगर उस पर कोई बुरा असर पड़ा था तो सिर्फ मेंटल दर्द और थकान ही नहीं थी, बल्कि कुछ बुरी आदतें भी रह गई थीं। काफी ज्यादा ईस्ट बालम सिगरेट पीने के बाद, जिसमें भुने हुए टोबैको लीव्स के साथ मसाले और हर्ब्स मिले होते थे, एल्फ्रेड को अब नॉर्थ कॉन्टिनेंट में पॉपुलर पेपर सिगरेट बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। उसके हिसाब से वो बिल्कुल फीकी और बेकार होती थी, जैसे पानी में मिली हुई शराब। और सिगार्स की बात करें तो उन्हें धीरे धीरे एंजॉय करने के लिए एक अच्छा माहौल चाहिए होता है, जो उसकी करंट सिचुएशन के बिल्कुल भी फिट नहीं था। वैसे भी एल्फ्रेड की स्मोकिंग की आदत ज्यादा सीरियस नहीं थी। एक डिसिप्लिनरी कमांडर होने के नाते उसका बॉडी और विल पावर काफी स्ट्रांग था, जो इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकता था। एल्फ्रेड प्लेटफॉर्म पर सिगरेट पीने आया क्योंकि ट्रेन के डब्बे के अंदर काफी भीड़ थी। ऊपर से उसकी मां बार बार उसकी शादी ना होने का टॉपिक भी छेड़ रही थी। जब उसका अटेंडेंट उसे बाहर ले आया और ईस्ट बालम सिगरेट जला दी तो एल्फ्रेड ने लगभग जल चुकी काली स्टिक को अपने मुंह में रखा और गहरा कश लिया। तेज स्मेल उसके बॉडी में घुस गई, जिससे उसकी रूह तक कांप उठी। तभी उसकी नजर एक सुनहरे बालों वाले आदमी पर पड़ी, जो बिल्कुल किसी क्लासिकल स्टैचू जैसा लग रहा था और अपने सर्वेंट के साथ चल रहा था। एल्फ्रेड थोड़ा रुक गया, फिर मुस्कुराया। उसने अपना राइट हैंड उठाया और बोला, हिबर्ट, मुझे लगा था तुम ईस्ट चेस्टर वापस नहीं आओगे। वो अर्ल हॉल का सबसे बड़ा बेटा था, एल्फ्रेड का भाई लॉर्ड हिबर्ट हॉल। हिबर्ट ने एक परफेक्ट स्माइल दी और बोला, मैं सिर्फ एक कैबिनेट सेक्रेटरी हूं, कैबिनेट चीफ सेक्रेटरी नहीं। इतना बिजी नहीं कि वीकेंड की छुट्टी भी ना मिले। वैसे भी उसका कैबिनेट चीफ सेक्रेटरी बनने का कोई इरादा नहीं था। उसका मेन गोल था गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एक्सपीरियंस लेना और फ्यूचर में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एंट्री के लिए अपना नेटवर्क और रिसोर्सेज रेडी करना। एल्फ्रेड ने ईस्ट बालम सिगरेट का एक और कश लिया और मुस्कुराते हुए बोला, वीकेंड एंजॉय करना। हिबर्ट को ट्रेन में चढ़ते हुए देखने के बाद एल्फ्रेड को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है और बात कर रहा है। इस ट्रेन के डब्बे के लिए कोई पैसेंजर वेट क्यों नहीं कर रहा? ये भरा हुआ भी नहीं लग रहा। ये एक स्पेशल कोच है, किसी इंपॉर्टेंट आदमी ने काफी पैसे देकर पहले से बुक कर रखा है। तुमने शायद पहले ऐसा नहीं देखा होगा, लेकिन बैकलैंड और कॉन्स्टेंट जैसे बड़े शहरों में ये काफी कॉमन है। जब बड़े लोग अपने पूरे परिवार के साथ ट्रैवल करते हैं तो उनके पीछे 100 से ज्यादा सर्वेंट्स होते हैं, शायद पेट्स भी होते होंगे। तो फिर वो नॉर्मल लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं? क्या बात है, पता नहीं ये बिग शॉट कौन है? एल्फ्रेड ने देखने के लिए अपना सर घुमाया। प्लेटफॉर्म 2 पर ग्रे ब्लू यूनिफॉर्म पहने दर्जनों लोग खड़े थे, जो खाली ट्रैक्स के पार से चुपचाप प्लेटफॉर्म 3 को ऑब्जर्व कर रहे थे। दोनों ग्रुप्स के बीच काफी डिस्टेंस था। अगर एल्फ्रेड की हियरिंग इतनी अच्छी ना होती तो वो उनकी बात समझ ना पाता। ये कौन लोग हैं? एल्फ्रेड ने अपने अटेंडेंट से पूछा। अटेंडेंट सिर्फ इतना पहचान पाया कि उनकी यूनिफॉर्म रेलवे कंपनी की है। वो तुरंत पलटा और प्लेटफॉर्म स्टाफ से पूछने चला गया,
जल्द ही वापस आकर उसने धीरे से बोला, जनरल, ये पूरे देश से आए ट्रेन डिस्पैचर्स हैं, बैकलैंड में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग ले रहे हैं। एल्फ्रेड ने हल्का सा सर हिलाया और भी ध्यान से उन्हें देखा। उनमें सबसे बुजुर्ग के बाल बिल्कुल सफेद थे और सबसे छोटा लगभग 20 साल का था। ज्यादातर लोग 30-40 साल के मिडिल एज्ड आदमी थे, जिनके चेहरे पर थकान के निशान साफ दिख रहे थे। सिटी ऑफ जेनरोसिटी, सोलियासी। रात के टाइम बैम वेड्यू ने अपना सामान उठाया, जिसमें ज्यादा कीमती चीजें नहीं थी, और एक शिप पर चढ़ गया। उसने पोर्ट छोड़ा और एक पायरेट शिप पर सवार हो गया। एक ट्रेनी पाथ के सीक्वेंस 7 होने के नाते वो कॉम्बैट में ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, और भले ही उसके पास एक मिस्टिकल आइटम थी, फिर भी वो उसके नेगेटिव इफेक्ट से डरता था। जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो वो उसका यूज नहीं करना चाहता था। इसलिए डेंजर से बचने के लिए उसने पूरी कोशिश की कि ऐसी कोई चीज साथ ना लाए जो पायरेट्स के लालच को जगाए, जिन पर उसे भरोसा नहीं था। पायरेट डेक पर खड़े आदमी ने वेड्यू को देखा और हंसकर बोला, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम हमेशा अपना प्रॉमिस निभाते हैं। जब तक तुमने पैसे दिए हैं, हम तुम्हें बीच समंदर में नहीं छोड़ेंगे। यहां तो ये पैसेंजर शिप से भी ज्यादा सेफ है। कम से कम तुम्हें पायरेट से टकराने की टेंशन नहीं होगी। वेड्यू को चुप देखकर पायरेट ने खुशी से उसकी तरफ एक चाबी फेंकी। 2nd फ्लोर डेक, एंड वाला रूम। वेड्यू ने ब्रास की पकड़ी और कैबिन में घुस गया। वो सीढ़ियां चढ़कर कॉरिडोर से आगे बढ़ा। ये लेवल लगता था उन लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया था जो अलग अलग वजहों से पायरेट शिप पर आए थे। रास्ते में वेड्यू को कुछ ऐसे पैसेंजर्स मिले जो बिल्कुल पायरेट्स जैसे नहीं लग रहे थे। एक लड़की थी जो ऑलमोस्ट स्ट्रीट स्टाइल कपड़ों में थी। एक मिडिल एज्ड आदमी था जिसका पेट निकला हुआ था और चेहरा ऑयली था, और एक बहुत ही ठंडा काम यंग आदमी था जो क्लोक और हैट पहने हुए था। तुम मेरे साथ ज्वाइन करना चाहोगे? लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब उसने वेड्यू को अपनी तरफ देखते हुए नोटिस किया। उसकी आंखों का इशारा अनक्लियर था, या तो वो ट्रैवल के दौरान बिजनेस करना चाहती थी या पहले से ही कर रही थी। वेड्यू ने उसे इग्नोर किया, अपनी नजर हटाई और सीधा अपने रूम में चला गया। वो काम यंग आदमी भी सामने वाले एंट्रेंस पर रुक गया। बैकलैंड, वेस्टबोरो, 9 बेलाटो स्ट्रीट। अंदर आओ। जोई ने अपनी बॉडी को व्हाइट चेयर से सीधा किया। दरवाजा खुला और MI9 के 2 मेंबर्स अंदर आए जो जोई के अंडर काम करते थे। कर्नल, हमें यूटोपिया इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। डार्क जैकेट पहने एक आदमी ने जोई को रिपोर्ट दी। जोई ने हैरानी से देखा, ये क्या है? डार्क जैकेट वाले ने कहा, पिछले कुछ दिनों में हमने उस स्टीम इंजन के पैसेंजर्स को ट्रैक किया जो यूटोपिया में रुकी थी। अच्छा, जोई ने सर हिलाया और उसे कंटिन्यू करने का इशारा किया। अच्छी खबर यह है कि जो भी पैसेंजर बैकलैंड सेफली पहुंच गया उनमें कोई अबनॉर्मल चीज नहीं मिली। वो नॉर्मल है, उनकी मेमोरी भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस टाइम सब लोग ट्रेन में वापस नहीं आए। 2 पैसेंजर्स के अकॉर्डिंग उनके पास बैठने वाले नेबर्स ने यूटोपिया में ही रुकने का डिसीजन लिया। एक औरत थी जो ट्रैवल और एक्सप्लोरेशन पसंद करती थी। फॉरेन जगहों से उसका काफी स्ट्रांग लगाव था। यूटोपिया की अच्छी रेड वाइन, स्वीट्स और यूनिक आइस टी देखकर उसने अपनी ओरिजिनल प्लान छोड़ दी। वो कुछ टाइम के लिए वहीं रुक गई और ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। उन दोनों पैसेंजर्स को ये बातचीत के दौरान पता चली। वो ना सिर्फ पास बैठे थे बल्कि एक ही होटल में रुके थे। सुबह मिले थे। होटल का नाम आइरिस था, वहीं जहां हमारा इंटेलिजेंस एजेंट भी रुका हुआ था। जोई ने धीरे से सर हिलाया। क्या उस औरत का स्टेटस चेक किया? उसका नाम क्या है? पक्का नहीं कह सकते कि वो यूटोपिया से वापस आई या नहीं, दूसरे MI9 मेंबर ने जवाब दिया। उन पैसेंजर्स को सिर्फ उसका फर्स्ट नेम पता है, मोनिका। लास्ट नेम या बैकग्राउंड कुछ भी नहीं पता। जोई ने कहा, अगला मिशन यह है कि इस औरत का बैकग्राउंड चेक करना, उसके फैमिली और दोस्तों को ढूंढना और कंफर्म करना कि वो वापस आई या नहीं। यस कर्नल। दोनों MI9 मेंबर्स सल्यूट करके ऑफिस से निकल गए। जोई ने रिपोर्ट पढ़ी और चुपचाप सांस छोड़ी। अपने सबॉर्डिनेट्स के मुकाबले वो यूटोपिया की सच्चाई के काफी करीब थी। वो पहले से जानती थी कि एक रिचुअल है जिसका JM और स्पैरो से कनेक्शन है, लेकिन वो ये इन्फॉर्मेशन बिना सोर्स बताए अपने सीनियर्स को रिपोर्ट नहीं कर सकती थी। उसे ये भी सोचना था कि क्या JM और स्पैरो चाहते हैं कि ये बात लीक हो। शायद मुझे JM और स्पैरो से कांटेक्ट करना चाहिए और उनकी ओपिनियन लेनी चाहिए। जोई ने सोचते हुए अपनी डेस्क साफ की और MI9 छोड़ दिया। कपड़े बदलने के बाद वो ईस्ट बोरो और ब्रिज एरिया वापस चली गई। अपने बाउंटी हंटर के दिनों की तरह वो अलग अलग बार्स में जाकर लोगों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगी। इस दौरान उसने यूटोपिया के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी उसका नाम नहीं सुना था। आखिर में जोई ब्रिज एरिया के एक बार में घुसी और एक हाई स्टूल पर बैठ गई। उसने बारटेंडर से कहा, रीसेंट टाइम में काफी लोग सस्पिशियस लग रहे हैं, लेकिन उन पर बाउंटी नहीं है। बारटेंडर ने कैजुअली जवाब दिया। थोड़ी और बातचीत के बाद जोई ने पूछा, क्या तुमने यूटोपिया के बारे में सुना है? मैंने सुना है, बारटेंडर ने ग्लास पहुंचते हुए कहा। जोई ने धीरे धीरे अपनी नजर उठाई। कहां से? बारटेंडर ने बोला, यहां एक गेस्ट आया था पहले, उसने ज्यादा पीने से मना कर दिया। मैंने अपना स्पेशल कॉकटेल रेकमेंड किया। उसने कहा उसके पास और काम है, सिर्फ एक बियर ही पिएगा।
मैंने तारीफ की और पूछा कहां से हो। उसने कहा यूटोपिया। वेंडल अभी अपना ब्रेकफास्ट खत्म ही कर रहा था कि दरवाजे की बेल बजी। पीक होल से उसने देखा बाहर एक पुलिस ऑफिसर ब्लैक व्हाइट चेक यूनिफॉर्म में खड़ा था। वो थोड़ा हैरान हुआ और दरवाजा खोला। क्या मैं पूछ सकता हूं बात क्या है? वेंडल ने पोलाइटली पूछा। ये घर उसे बैकलैंड आने के बाद दिया गया था, क्योंकि उसे सिटी में काफी टाइम रहकर इन्वेस्टिगेशन और मॉनिटरिंग का हिस्सा बनना था। पुलिस ऑफिसर यंग और थोड़ा इनएक्सपीरियंस लग रहा था, लगभग 20 साल का। उसने थोड़ी सी नर्वस स्माइल दी और बोला, हेलो, मैं बीलेस, पुलिस ऑफिसर हूं। एक केस है जिसमें आपको कोर्ट में गवाही देनी होगी। किस केस में? वेंडल ने थोड़ी भौएं चढ़ाई। यंग ऑफिसर बीलेस ने पोलाइटली कहा, ये यूटोपिया में ट्रेसी मर्डर केस है। ये सुनते ही वेंडल की आंखें बड़ी हो गईं। चैप्टर 1337 एक सीरीज रिएक्शन। उस पल में वेंडल को लगा कि उसकी पिंडलियां हल्की सी कांप रही हैं, जैसे कि अब वो अपने बॉडी का वेट सह नहीं कर पा रहा। यूटोपिया छोड़ने के बाद उसने सबसे वर्स्ट पॉसिबल आउटकम बिना किसी क्लियर रीजन के सडन डेथ के चांसेस इमेजिन किए थे, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बैकलैंड, जो एक रियल बड़ा सिटी है, में यूटोपिया के किसी इंसान से मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, विजिटर ने उसे यूटोपिया में भी इनवाइट किया था। वेंडल के लिए ये एक बहुत ही स्कैरी ड्रीम था। उसे मेंटली ब्रेक होने का एक्सपीरियंस होने से बचने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता था। अपनी स्ट्रांग मेंटल स्ट्रेंथ और सेल्फ कंट्रोल मेंटेन करते हुए वेंडल ने वरीड टोन में कहा, रिसेंटली मेरे पास काफी काम है। बेल्स नाम का पुलिस ऑफिसर तुरंत बोला, केस 2 वीक में होगा, ये समन है। बोलते हुए उसने डॉक्यूमेंट वेंडल को हैंडओवर कर दिया। सच कहूं तो वेंडल इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बेल्स एक स्टेप पीछे हुए। ये एक लेडी के फ्यूचर से रिलेटेड है। मुझे पूरा होप है कि आप टेस्टिफाई कर सकते हैं। कोर्ट सिचुएशन पर डिपेंड करता है। वेंडल एग्री या डिनाई नहीं करना चाहता था। स्लाइटली बाव करते हुए बेल्स ने और कुछ नहीं कहा। मैं यूटोपिया में आपका वेट करूंगा। होप है हम फिर मिलेंगे। ये बोलते ही वो घूमा और रेजिडेंस से बाहर निकलकर रोड पर एंटर हो गया। पूरे प्रोसेस के दौरान वेंडल एक आइस स्टैचू जैसा फ्रोजन लग रहा था। बिना ब्लिंक किए वहीं खड़ा रहा। 10 सेकेंड्स बाद वो फाइनली अपने नाइटमेयर से जागा। वीक होते हुए एक साइड गिर गया और अपने आप को संभाल लिया, अपना राइट हैंड डोर पर रखते हुए। अभी अभी वो बहुत स्कैर्ड था। डर ये था कि बेल्स जबरदस्ती उससे नॉन एग्जिस्टेंट यूटोपिया में वापस ले जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वेंडल को नहीं पता था कि अब भी चांस है या नहीं। शायद वो फॉरएवर डिसअपियर हो जाएगा। सडन डेथ के कंपैरिजन में इसका प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन क्लियरली नेगेटिव आउटकम ने उसे और ज्यादा डराया। मुझे ये केस जल्दी हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना होगा। यूटोपिया का ये पुलिस ऑफिसर पकड़ो और इस वियर्ड सिटी का रियल सिचुएशन पता लगाओ और प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉल्व करने का एक प्रॉपर वे। वेंडल वापस कॉन्शियस हुआ और अपने आप को रिकवर करने की पूरी कोशिश की। उसने MI9 मेंबर्स को इन्फॉर्म करने की प्रिपरेशन की, जो सीक्रेटली उसका सर्वेलेंस कर रहे थे। इस मोमेंट में फाइनली उसे रियलाइज हुआ कि उसके रिएक्शन में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उसने अपने सर्वेलेंस पार्टनर्स को हैंड जेस्चर से ये सिग्नल दिया कि जो पुलिस ऑफिसर उनसे मिलने आया था वो प्रॉब्लमैटिक था। उसने टाइम वेस्ट करने की भी कोशिश नहीं की। इंस्टेड उसने मॉनिटर्स का वेट किया और रियलाइज किया कि कुछ रॉन्ग है। एक सीक्रेट एजेंट के रूप में भी अपनी स्किल नहीं दिखाई। बेल्स से सीक्रेटली पूछा कि वो बैकलैंड के कौन से होटल में रुके हैं और किस दिन ट्रेन से जा रहे हैं। वो इतना स्कैर्ड था कि सबकॉन्शियसली सिर्फ सेफ रिएक्शन यूज कर पाया। इस थॉट के साथ वेंडल डोर से बाहर गया और उस डायरेक्शन देखा जहां बेल्स ने छोड़ा था, लेकिन उसे उसकी शेप भी नजर नहीं आई। यूटोपिया का ये पुलिस ऑफिसर पहले ही ट्रैफिक और पेडेस्ट्रियंस में घुल मिल गया था। अपनी नजर हटाकर वेंडल ने समन देखा और सडनली थोड़ा अनईजी फील किया। अगर मैं 2 वीक्स बाद टेस्टिमनी के लिए यूटोपिया नहीं गया तो क्या होगा? जैसे जैसे वेंडल इसके बारे में सोचता वो और ज्यादा स्कैर्ड हुआ। उसकी पिंडलियां फिर वीक हो गई और उसने क्विकली हैंड जेस्चर से अपने हिडन पार्टनर्स को ये एनॉमली बताया। वेस्ट बरोह 9 बेलेटो स्ट्रीट। ये जानकर कि यूटोपिया का एक रेजिडेंट बैकलैंड आया है, जोनो बोनो शॉक्ड और कंफ्यूज था। पिछली कमेंट्स के हिसाब से यूटोपिया शायद एक सीक्रेट लोकेशन पर या रियल और मिस्टीरियस के बीच कहीं सिचुएटेड था, जहां आउटसाइडर्स को रैंडम एंट्री गेट से एंटर करने की परमिशन मिलती थी। जहां तक क्वेश्चन था कि आउटसाइडर्स को क्यों अलाउ करते, शायद यह रिचुअलिस्टिक रिक्वायरमेंट थी। इसीलिए जो के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यूटोपिया के लोग अपना होम टाउन छोड़कर इधर उधर रोम नहीं करेंगे। ये भी एक रिचुअलिस्टिक नीड है। इन रेजिडेंट्स की रियल आइडेंटिटी क्या है? मिस्टर फूल के बिलीवर्स, दुनिया जेएम और स्पैरो के पार्टनर्स। जब जो ने यूटोपियन विजिटर के नॉर्मल अपीयरेंस के बारे में पूछा तो उसके पास और इन्फो नहीं थी। सिर्फ MI9 हेडक्वार्टर वापस जाना बचा था। वो हेजिटेट कर रहा था कि क्या अपने सबॉर्डिनेट्स को लार्ज स्केल सर्च भेजे। उसे यकीन नहीं था कि मिस्टर वर्ल्ड ये देखकर खुश होंगे या नहीं, और रिचुअल इफेक्ट होने का डर था।
ऑफिस में थोड़ी वॉकिंग के बाद जो रेडी था मिस्टर फूल से प्रे करने और अपने क्वेश्चंस ट्रांसफर करने दुनिया जेएम और स्पैरो को। जैसे ही वो चेयर की तरफ बढ़ी, जो की नजर टेबल पर रखी रिपोर्ट पर पड़ी। ये एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी जो उनके 2 सबॉर्डिनेट्स ने प्रिपेयर की थी। एक तरफ उन्होंने कंफर्म किया कि बैकलैंड सक्सेसफुली रीच करने वाले ट्रैवलर्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरी तरफ उन्होंने मेंशन किया कि कुछ ट्रैवलर्स सिर्फ यूटोपिया में ही रुक गए। जैसे ही जो ने अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर एस्टिमेट किया, उसकी आंखें नैरो हो गई। यूटोपिया के रेजिडेंट्स के अपने गोल्स थे, बैकलैंड आ रहे थे, और ये कोई एक्सीडेंटल ट्रिप नहीं था। और उनका गोल शायद एक स्पेसिफिक ट्रैवलर से रिलेटेड था जो यूटोपिया छोड़ चुका है। ये जो के लिए स्कैरी था। वो क्विकली बैठ गई और प्रे करने की कोशिश की। तभी किसी ने उनके ऑफिस का डोर नॉक किया। प्लीज कम इन, जो थोड़ी हेजिटेशन के बाद बोली। जैसे ही डोर ओपन हुआ, जो ने बक्कल का ताला और वेंडल देखा, जो यूटोपिया इवेंट का रिस्पॉन्सिबल था। कर्नल वेंडल का मीटिंग यूटोपिया के किसी इंसान से हुआ। लैच ने थोड़ी शक में वर्ड्स हेजिटेट करते हुए बोला। उन्होंने डायरेक्टली उनसे मीटिंग की। ये डेवलपमेंट भी उतना ही अनएक्सपेक्टेड था। सच में जो सरप्राइज नहीं थी, इंस्टेड उसने क्वाइटली रिलीफ ली। उसने वेंडल की तरफ देखा और पूछा, वो आपसे मिलने क्यों आया? उसने रिक्वेस्ट की कि मैं अपनी रिपोर्ट में डिस्क्राइब किए मर्डर केस के लिए यूटोपिया जाऊं टेस्टिफाई करने। वेंडल पहले से ज्यादा काम थे। उसके बाद बोला, वो एक पुलिस ऑफिसर है, नाम बेल्स है। मैं हिम्मत नहीं कर सकता कि वो कहां स्टे कर रहा था। मुझे नहीं पता कि वो कब जाने का प्लान कर रहे हैं और कौन सा स्टीम लोकोमोटिव से लीव करने वाला है। इस केस पर अपना वेट एक्सप्रेस करने के लिए जो खड़ी हुई और सोचा, लॉक, अपनी टीम के मेंबर्स को कॉल करो कि वो हायर कार्स के ड्राइवर्स को ढूंढें जो ऑफन वेंडल के रेजिडेंस के आसपास कस्टमर्स ढूंढते हैं, और नियर बाय डिस्ट्रिक्ट से गुजरने वाले ड्राइवर्स से पूछो कि क्या उन्होंने पहले बेल्स को देखा। अगर देखा तो पूछो कहां भेजा गया। किसी को स्टीम लोकोमोटिव स्टेशन भी भेजो और पैसेंजर्स इंस्पेक्ट करने के लिए एंट्री पॉइंट पर वेट करे। अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस देने के बाद जो ने वेंडल की तरफ देखा। उनके साथ कोऑपरेट करो और बेल्स का स्केच बनाओ। हाँ, कर्नल लॉक और वेंडल ने एक साथ रिप्लाई किया। उनके जाने और डोर बंद होने के बाद जो वापस बैठी और प्रे करने लगी। जल्द ही उसे मिस्टर फूल का रिस्पॉन्स मिला और उसने दुनिया जैम और स्पैरो को ब्राउन फॉग में प्रे करते देखा। जैम और स्पैरो ने कहा, आप नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, जब जरूरत हो सजेस्ट कर दो कि ये रिचुअल है, लेकिन कुछ ऑप्शंस में इंक्लूड होना चाहिए। जो ने इमीडिएटली रिलीफ ली क्योंकि वो पेशेंटली सबॉर्डिनेट्स के रिपोर्ट का वेट कर रही थी। जैसे ही नाइट हुआ, लैच बैलेटो स्ट्रीट पर वापस आया और जो को इन्फॉर्म किया, हमें हायर कार का ड्राइवर मिल गया जिन्होंने यूटोपियन का बिजनेस हैंडल किया। ओह, जो ने अपनी कंसर्न दिखाई। लैच ने सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया कि यूटोपियन ने ओरिजिनली ड्राइवर को गोड़ी एरिया में जाने को बोला था, लेकिन जैसे ही कार एंटर हुई, उन्होंने रिक्वेस्ट की उतरने की कि वो आ गए हैं। रोड ड्राइवर के लिए अनफेमिलियर थी, लग रहा था जैसे वो लॉस्ट है। गली से निकलते ही उसे लगा एनवायरमेंट फेमिलियर हो गया। हमारे लोग उसके साथ वापस गए, लेकिन चाहे जो हो वो गली नहीं मिली। जो ने थोड़ा हेड शेक किया और सीरियसली बोला, ये यूटोपिया के एंट्री और एग्जिट के इनिशियल डिटेल्स से मैच करता है। कर्नल, क्या आप कह रहे हैं कि कोई भी किसी भी सिटी और रोड से यूटोपिया में एंटर या लीव कर सकता है? लैच डिसबिलीफ में था। जो ने बोलने से पहले एक मोमेंट सोचा। दिखने में हाँ, लेकिन लग रहा है कुछ गड़बड़ है। यूटोपिया डिफरेंट लोकेशन से कैसे कनेक्ट होता, ये किस पर डिपेंड करता? जैसे ही उसकी आवाज लो हुई, जो ने लैच से कहा, वेंडल को कहो कि वो नेक्स्ट 2 वीक्स यहीं स्पेंड करे जब तक समन कंप्लीट नहीं होता। हाँ, कर्नल। लैच घूमा और जो के ऑफिस से बाहर निकल गया। वेंडल और कर्नल डराज के अरेंजमेंट पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। वो बेसिकली सिर्फ MI9 हेडक्वार्टर के अंदर ही सेफ फील करेंगे। उसका टेम्पररी रेजिडेंस एक सिंपल ड्यूटी रूम था। विंडो से वो लॉन, गार्डन और ट्रीज देख सकता था। एक नजर में वेंडल ने एक ट्री पर डीप ब्लैक क्रो देखा, ब्रांच पर क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा था। नाइट अनयूजुअली स्कैरी थी। कभी कभी क्रो या अदर सी बर्ड्स की स्क्रीम सुनाई देती थी। वर्डू विंडो पर खड़ा था और अप्रोच करते ओल्ड डॉक और सिटी को देख रहा था, जो पहले ही श्रिंक हो गया, रुइंस। उसके हार्ट में प्रेशर बढ़ गया। सी में कुछ दिनों के बाद जिस शिप में वो था, वो बांजी हार्बर पहुंचने वाला था। कैप्टन ने वर्डू को मॉर्निंग ही इन्फॉर्म किया कि वो सिर्फ 2 घंटे वेट करेंगे। अगर वो 2 घंटे से ज्यादा रहता तो वर्डू बस इस डिजर्टेड आइलैंड पर नेक्स्ट शिप का वेट कर सकता था। कौन जाने अगला शिप कब आएगा। डीप ब्रेथ लेने के बाद वर्डू ने नजर हटाई और कोट उतारा, फिर सूटकेस खोला, क्लासिक ब्लैक अटायर निकाला और पहना। बैग की सरफेस पर एम्ब्रॉयडरी थी, गोल्ड और सिल्वर थ्रेड से, और बहुत सारे जेमस्टोन्स भी लगे हुए थे। यह अब्राहम फैमिली का सील्ड आर्टवर्क था। प्रिपरेशन के बाद वर्डू ने पायरेट शिप छोड़ा और बांजी हार्बर में एंटर किया। रास्ते में एंशिएंट अटायर टाइट हो गया, फेस पर्पल हो गया और ऑलमोस्ट फेंट हो गया। जैसे ही वो चले, वर्डू ने अपने परचेज्ड मैप के बेसिस पर वो जगह मिली जहां पर टेलीग्राफ ऑफिस था। रबल के बीच 2 ब्लडी रेड मार्क्स थे, फ्रेश लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे 2 लोग क्रश करके मिन्स कर दिए गए हों।
दो फिगर्स के अलावा एक ब्रोकन वॉल पर आर्मर पहने ऑक्टोपस हेडेड मॉन्स्टर था जो वेव्स पर खड़ा था और हाथ में ट्राइडेंट था। वर्डू ने हाथ में लैंटर्न उठाया और क्लोज से देख रहा था कि सडनली उसे अपनी नेक पर कोल्ड लिक्विड ड्रॉप फील हुई। टेरर से शॉक्ड होकर उसने सबकॉन्शियसली हाथ बढ़ाया। ये स्टिकी फील हुआ, रेन जैसा नहीं, कलरलेस था, ब्लड नहीं, थोड़ा सलाइवा जैसा लग रहा था। वर्डू का फोरहेड थोड़ा मूव हुआ और उसने धीरे से हेड रेस करके वो जगह देखी जहां से लिक्विड ड्रॉप टपक सकता था। डार्कनेस कंप्लीट थी, नाइट स्काई बिना मून और स्टार्स के था। चैप्टर 1338 एक्सप्लोरेशन। डर की एक इनडिस्क्राइबल फीलिंग फील करते हुए वर्डू ने सबकॉन्शियसली अपनी सलाइवा स्वॉलो की। उसे पता नहीं था कि वो किस चीज से स्कैर्ड है। कोई रियल डेंजर नहीं था, फिर भी ऊपर से गिरने वाले अननोन लिक्विड का एक ड्रॉप उसकी स्पाइन को चिल करने और पोर्स को टाइटन करने के लिए काफी था। शायद इसकी वजह ये थी कि एनवायरनमेंट बहुत क्रीपी और क्वाइट था, या शायद ये लिक्विड की आइडेंटिटी और अननोन ओरिजिन की वजह से था। वर्डू कॉशियसली 2 स्टेप्स बाहर गया और पेशेंटली देखा। अगले कुछ मिनट्स में कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ। ऊपर से और कोई लिक्विड नहीं गिरा। इससे वर्डू को डाउट हुआ कि शायद ये कोई बर्ड ही है जो वहां से गुजर रहा था। उसके माउथ में आइलैंड के स्ट्रीम्स के स्वीट वाटर फिश या सी फिश थीं और उसकी सरफेस से थोड़ा स्टिकी लिक्विड टपक रहा था। उसने खुद को काम किया और फिर टेलीग्राफ ऑफिस के रूइंस चेक किए। 10 मिनट बाद वर्डू ने कंफर्म किया कि वहां सिर्फ ब्लड मार्क्स और सिंपल वॉल पेंटिंग्स थे जो मिस्टिसिज्म से रिलेटेड थे। ये रिसर्च के लायक था। उसने जल्दबाजी में पैसा या क्ले सैंपल्स या वियर्ड वॉल पेंटिंग्स की कॉपीज नहीं बनाई। इंस्टेड उसने अपनी पॉकेट से एक प्योर ड्रीम लाइक क्रिस्टल बॉल निकाली। एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में उसे नेचुरली अपनी बेस्ट टेक्निक्स यूज करनी पड़ी ये कंफर्म करने के लिए कि क्या एक्शन लेना चाहिए। अपने लेफ्ट हैंड में क्रिस्टल बॉल पकड़े हुए जैसे ही वर्डू एस्ट्रोलॉजर स्टेट में एंटर हुआ, उसका राइट हैंड क्रिस्टल बॉल के टॉप को टच किया। अगले ही सेकंड में क्रिस्टल बॉल ग्लो करने लगी। क्रैश, एक्सप्लोजन हुआ और शार्ड्स हर डायरेक्शन में स्कैटर हो गए। वर्डू की आईज फ्रीज हो गईं। वो रूटेड खड़ा रहा। जमीन पर उसके बॉडी में शार्ड्स के चुभने से जो पेन हुआ वो कंप्लीटली इग्नोर किया। ये टूट गया, ये रियली टूट गया। उसने डिसबिलीफ में खुद से मर्मर किया। उसके बॉडी में घुसे क्रिस्टल बॉल के पीसेस क्लासिक रोब को ब्रेक नहीं कर रहे थे और फिर वो बिना ब्लड के गिर गए। ऑफ कोर्स वर्डू के जॉ और फेस पर कुछ शार्ड्स बच गए जिनसे छोटे छोटे कट्स हो गए। कौन है भाई? वर्डू को सडनली अलर्ट हुआ और वो दूसरी डायरेक्शन की तरफ घूम गया। उसके सामने रूइन से एक फिगर निकल गई। ये एक पायरेट शिप की कम कपड़े पहनी फीमेल थी। उसने खुद को बहुत अच्छे से हाइड किया था और वर्डू ने उसे डिटेक्ट नहीं किया था, लेकिन क्रिस्टल बॉल के एक्सप्लोजन ने उसे स्कैर कर दिया और ओवर रिएक्ट करने पर मजबूर किया, जिससे वो अपनी हिडन पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाई। वर्डू का इंजर्ड फेस तुरंत घूम गया। तुम यहां क्यों हो? फीमेल ने अपने लिप्स टाइट किए और इनडिफरेंट एटीट्यूड लिया। ये बैंजी हार्बर है, तुम्हारा घर नहीं। मैं यहां क्यों नहीं हो सकती? मुझे बोर लग रहा था और नीचे वॉक कर आई, होप ये रूइन से कुछ ज्वेलरी मिल जाए। उसने ये बिना वर्डू से दूर करने का इंटेंशन के रिस्पॉन्ड किया। वर्डू ने उससे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। उसने अपनी प्रिपेयर्ड मेडिसिन और मेडिकल अल्कोहल निकाला और फेस और चिन की इंजरीज ट्रीट की। फिर उसने क्रिस्टल बॉल के शार्ड्स निकाले और पॉकेट में वापस रखे। वो नहीं चाहता था कि उसका ब्लड ऐसे वियर्ड जगह पर रहे। उसके बाद वर्डू ने क्लासिक रोप पर एक एक्सेसरी लगाई। ये 3 रूबीज, 3 एमरल्ड्स और 3 डायमंड से बना डोर शेप्ड सिंबल था। एक मोमेंट में लंबा रोप टाइट हो गया, जिससे वर्डू के बॉडी का मसल स्ट्रक्चर हाईलाइट हो गया। जैसे ही वर्डू की बोन्स क्रश होने वाली थीं, उसकी फिगर धीरे धीरे फेड हुई और वैनिश हो गई। फिर वो बैंजी हार्बर के कोस्टल माउंटेन्स पर टेलीपोर्ट हुआ। माउंटेन कोलैप्स होकर रबल में कन्वर्ट हो गया था। वर्डू को जो पता था उसके हिसाब से ये वही जगह थी जहां बैंजी रेजिडेंट्स वर्शिप करते थे वेदर गॉड को। ये चर्च ऑफ स्टॉर्म का मेन गोल भी था। क्रिस्टल बॉल के एक्सप्लोजन के बाद उसे वार्न किया गया कि बैंजी टेलीग्राफ ऑफिस एक अननोन डेंजर हाइड कर रहा है, लेकिन वर्डू ने एरिया एक्सप्लोर करने या मिस्टिक मटेरियल सर्च करने की हिम्मत नहीं की। वो सिर्फ फोर्सिबली नेक्स्ट लोकेशन पर जा सका और इससे उसे फीमेल की ग्रास्प से बचने का चांस मिला। जैसे ही वाइल्डर की फिगर सामने आई, वो नीचे झुका और डीप ब्रेथ ली। लग रहा था जैसे वो फाइनली रिकवर कर गया है अपनी सफोकेटिंग सिचुएशन से। उसी टाइम वर्डू को राइट रिब में शार्प पेन फील हुआ, जैसे कोई बोन फ्रैक्चर हो गया हो। मल्टीपल डीप ब्रेथ्स लेने के बाद उसने पेन टॉलरेट किया और फोरहेड से स्वेट वाइप करते हुए कुछ स्टेप्स आगे बढ़कर मैप पर मार्क्ड आल्टर पर पहुंचा। बिना डाउट के आल्टर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वहां सिर्फ एक ग्लासी स्लाइटली बर्न्ड होल था। उसके अराउंड डिफरेंट शेप्ड ग्रेवल बिखरी थी। ग्रेवल पर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फायर और लाइटनिंग मार्क्स थे। वर्डू अब्राहम ने एरिया सर्वे किया, अपना राइट हैंड रेस किया और स्लीव वेव किया। विद अ जर्क ग्रेवल का एक छोटा पार्ट वहां से दूर गया, जिससे नीचे की ग्राउंड विजिबल हो गई। ये ट्रिक मास्टर की विंड ट्रिक थी। वर्डू ने अपनी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए ये ट्रिक यूज की ताकि फिजिकल लेबर रिप्लेस हो सके। जैसे ही ग्रेवल उड़ी, वर्डू ने बर्न्ट ग्राउंड देखा।
कुछ एरियाज में इनकम्प्लीट पैटर्न्स, सिंबल्स और फिगर्स बचे थे। वर्डू में एको होने पर विंड साउंड और इंटेंस हो गई। ईयर्स में जो हवा सिर्फ स्मॉल ग्रेवल उड़ा सकती थी, समहाउ स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ये उसे ऑलमोस्ट टंबल करने की सिचुएशन में भी पुश कर रही थी। स्काई में मैसिव क्लाउड्स गैदर हुए जैसे स्टॉर्म आ रहा हो। ऑल्दो वो सुन चुका था कि बैंजी एक वेदर म्यूजियम था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि चेंजेस इतने सडन होंगे। एक मोमेंट के लिए वर्डू को डाउट हुआ कि क्या उसके विंड एक्शन से स्टॉर्म आया या मे बी क्लीन रूइंस में कुछ शिफ्ट हुआ। ये उसका एस्टिमेट था। फोरहेड पर कोल्ड स्वेट आया। जैसे ही स्टॉर्म रेज हुआ, वर्डू ने देखा कि रबल फ्लाई हो रहा है। नीचे एक स्टोन विजिबल हुआ। रॉक सरफेस पर डीप क्रैक्स थे, लग रहा था टच करते ही ब्रेक हो जाएगा। इस टाइम विंड काम थी, लेकिन हैवी रेन अभी भी चल रही थी। ये सोचकर कि वो ऑलरेडी बैंजी हार्बर में था और इस तरह से रिस्क नहीं ले सकता, उसने करेज गैदर किया और रॉक के पास गया। बर्न्ट ब्लैक क्रैक से कवर्ड बोल्डर। फिर उसने एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला जिसमें वियर्ड पैटर्न्स इनग्रेव्ड थे और रॉक की सिचुएशन सीरियसली इंस्पेक्ट की। 7-8 मिनट बाद वर्डू ने मैग्नीफाइंग ग्लास रिमूव किया और फ्रस्ट्रेशन और डिस्पेयर में साई ली। उसने ऑलरेडी कंफर्म कर लिया कि बोल्डर में कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें मिस्टिसिज्म से रिलेटेड कोई भी चीज इंक्लूड नहीं थी। वर्डू ने नजर हटाई और वहां से निकलने वाला था कि सडनली उसकी नजर बोल्डर के इंटरफेस पर पड़ी। नीचे और ग्राउंड पर ब्राइट रेडनेस पिल हुई। ब्राइट रेडनेस ग्रेजुअली स्प्रेड हुई जैसे ब्लड फ्लो हो रहा हो। ऑल्दो ये ह्यूज एरिया में स्प्रेड नहीं हुआ, बहुत स्मॉल एरिया तक लिमिटेड था। टेलीग्राफ ऑफिस के रूइंस में 2 ब्लड रेड फिगर्स तुरंत वर्डू के माइंड में एको हुई। उसका स्कल बस बजिंग के अलावा कुछ नहीं कर रहा था। उसके लिप्स इमीडिएटली ड्राई हो गए क्योंकि उसने इंस्टिंक्टिवली सोचा कि ये अच्छा डेवलपमेंट नहीं है। एक और सलाइवा स्वॉलो करने के बाद वर्डू भी अपना राइट हैंड रेस किया और एक और जर्क दिया। हवा के कारण स्मॉल रॉक्स रोल करके बोल्डर के बेस को कंप्लीटली फिल कर दिया, जिससे आउटर ग्लोइंग रेड हाइड हो गई। अब वो यहां नहीं रुका। उसने टेलीपोर्टेशन रीएक्टिवेट किया और अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ मूव किया। इस बार उसकी एक और रिब ब्रेक हुई, जिससे वो पेन से ऑलमोस्ट फेंट हो गया। कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा वर्डू को लगा जैसे वो डेथ के एज पर होवर कर रहा है। उसने मल्टीपल डीप ब्रेथ्स लिए और अपनी नजर आगे की तरफ सेट की। ये प्लेस भी रूइंस हो चुका था। एक कोलैप्स्ड हाउस में ग्रास स्ट्रॉ शैडो था। एक पायरेट के हिसाब से जो एक बार बैंजी रूइंस एक्सप्लोर कर चुका था, यहाँ एक रिसर्च वर्दी आइटम था। ये एक सिंपल वुडन डोर था, लेकिन ये बैंजी में सिंगल प्रिजर्व्ड आइटम था। पायरेट को वुडन डोर में कुछ स्पेशल नहीं मिला, इसलिए उसने अपने सबॉर्डिनेट से इसे शिप पर ले जाने को बोला। लेकिन वो सिर्फ 2 स्टेप्स ही गए थे कि वो सडनली स्लिप करके गिर गए। उनकी स्पाइन, हेड उनके बॉडी से सेपरेट होकर एज की तरफ रोल हुई। ये पायरेट को स्केयर कर गया। उसने अब और रुकने की हिम्मत नहीं की और रिमेनिंग क्रू को क्विकली ले गया। वर्डू को दूसरे साइड ने जो स्टोरी बताई उस पर फुली ट्रस्ट नहीं था। ऑल्दो उसने ओशन लाइफ का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं लिया, फिर भी वो जानता था कि सेलर्स एग्जैजरेट करना पसंद करते, ऑफन मल्टीपल टाइम्स। लेकिन इवन इफ एग्जैजरेशन थी, वर्डू का मानना था कि डोर स्टडी वर्दी था। एक राउंड के बाद सर्च करते हुए उसने अपना टारगेट लोकेट किया। सिंपल लुकिंग वुडन डोर ब्रास लॉक और हैंडल के साथ एक कोलैप्स्ड वॉल पर टिल्टेड था। उसके अराउंड कोई डेड बॉडी नहीं थी, ना ब्लड मार्क्स। ये मेजॉरिटी ऑफ रूइंस जैसा था। रियली वो एग्जैजरेट कर रहा है। मे बी पायरेट ने ये डोर कहीं और से सुना था। उन्होंने और उनके सबॉर्डिनेट्स ने इसे मूव करने का करेज नहीं किया। वर्डू ने अराउंड देखा और सडनली बोला, ये कौन है? तुम मेरी मॉनिटरिंग क्यों कर रहे हो? एक्चुअली उसने अपने आसपास किसी को नहीं देखा, लेकिन अपने एक्सपीरियंस और लेसन्स के बेसिस पर वो मॉनिटर की पोटेंशियल प्रेजेंस को फूल करने के लिए वर्ड्स और रिएक्शन यूज कर सकता था। 1 सेकंड बाद एक मिडिल एज्ड बेली वाला आदमी शैडो में अपीयर हुआ। उसने कुछ नहीं बोला और साइलेंटली वहां से गया। वर्डू ने रिलीफ ली क्योंकि उसने वुडन डोर के पास जाने में टाइम वेस्ट नहीं किया। जो इन्फो मिली थी उसके हिसाब से चाहे वुडन डोर किसी भी वे से ओपन किया गया हो, लेकिन कोई अनयूजुअल चेंज नहीं हुआ। अ फ्यू सेकंड्स के लिए सोचने के बाद वर्डू ने अपना हैंड स्लीव में डाला और वुडन डोर को ऊपर लिफ्ट करने के लिए क्लासिक रोप को ग्लव की तरह यूज किया। उसने वुडन डोर लिफ्ट किया और सराउंडिंग एनवायरनमेंट काम हो गया। वर्डू ने डोर को पुश किया जैसे नॉर्मल डोर हो, लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ। उसने मल्टीपल मेथड्स ट्राई किए, लेकिन डोर में कोई अबनॉर्मैलिटी शो करने में फेल रहा था। लग रहा था जैसे ये बस लकी है। चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के बॉम्बिंग के अंडर ये फुल्ली प्रोटेक्टेड था। डीप ब्रेथ लेते हुए वर्डू ने खुद को काम करने की कोशिश की। उसने एक मोमेंट सोचा और दोबारा डोर ओपन करने की ट्राई की, लेकिन पहले के ऑपोजिट उसने हैंडल पकड़ा और जेंटली नीचे रोटेट किया। मेटल का स्लाइट हिट साउंड सुना। वर्डू ने वुडन डोर बैक पुश किया और कोलैप्स्ड वॉल के अगेंस्ट लीन किया। इस बार वर्डू के सामने एक ब्राउन व्हाइट फॉग अपीयर हुआ। फॉग में एक फेंट विजिबल रोड और रूफटॉप्स की लाइन थी। आउटसाइड एक हाउस पर वुडन साइन बोर्ड लगा था। उस पर कुछ बोरोड वर्ड्स थे, बैंजी हार्बर टेलीग्राफ ऑफिस। जब वर्डू के डिसाइपल्स गायब हो रहे थे, फॉग में टेलीग्राफ ऑफिस से एक काम वॉइस सुनाई दी, आर यू हियर टू सेंड अ टेलीग्राम? प्लीज कम इन। चैप्टर 1339 दरवाजे के पीछे।
ऑल्दो टेलीग्राफ ऑफिस से आने वाली आवाज कोई नॉर्मल बात नहीं थी, बस थोड़ी रुक रुक कर आ रही थी। इसमें वॉइस में क्लियर चेंज नहीं था। नॉर्मली ये दूसरों को डराता नहीं, लेकिन वर्डू के दिल में सडनली फियर की वेव दौड़ गई। ये एक फायरबॉल जैसे था जो एम्युनिशन पाइल में हिट हुई। इसने एग्जैक्ट स्ट्राइक की और वर्डू के अंदर सप्रेस्ड फियर को इग्नाइट कर दिया। वो फियर ऐसी थी जैसे उसके बॉडी का हर कॉर्नर एक हाथ हो जो वर्डू का दिल पकड़ रहा हो और दिमाग को ब्लैंक कर रहा हो। वो सडनली घूमा और बचे हुए डॉग की तरफ पागल की तरह दौड़ गया जहां पायरेट शिप था। इस दौरान वर्डू सोचना बिल्कुल भूल गया। उसे याद नहीं था कि उसके पास वो क्लासिक रोब है जो टेलीपोर्ट कर सके। जो कुछ भी हुआ वो रूइंस में अपने पांव से दौड़ता रहा। कभी कभी ऑब्जेक्ट से टकराकर गिरता, कभी कभी उसका फेस टाइट क्लोथ से पर्पल हो जाता और वो ब्रीड लेने के लिए रुकता। हर बार जब वो अपने आप को कंट्रोल करता, वो क्रॉल करके दौड़ता रहा। लग रहा था कि वो अपनी रैशनैलिटी लूज कर चुका है और सिर्फ इंस्टिंक्ट पे काम कर रहा है। जो पावर उसने प्रोवाइड किया, उसके बिना वुडन डोर बैलेंस नहीं कर पाया। ये कोलैप्स वॉल से स्लिप करके ब्रिक फ्लोर पर गिर गया। ब्राउन व्हाइट फॉग और शैडोड हाउस डिसअपियर हो गए। 5 मिनट के बाद वर्डू स्टॉर्म के अंडर वापस डॉग की तरफ दौड़ गया। उसकी आईज वाइड ओपन थीं, पैनिक और कंफ्यूजन से भरी। उसने नोटिस नहीं किया कि पायरेट शिप के डेक पर एक फिगर खड़ी है, साइलेंटली उसकी तरफ देख रही है। ये वो यंग मैन था जिसके पास हाफ हैट और लॉन्ग ब्लैक ट्रेंच कोट था। उसका एक्सप्रेशन कोल्ड था। वर्डू ने इस पे ध्यान नहीं दिया और इमीडिएटली पायरेट शिप पर वापस जाने के लिए गैंगवे यूज किया। वो कैबिन में घुसा और सेकंड फ्लोर पर अपने रूम तक गया। क्रैश! उसने डोर लाउडली बंद किया और नैरो बेड पर दुबक गया। उसने अपने आप को ब्लैंकेट से टाइटली रैप किया और शिवर करने लगा। जब एक और रिब ब्रेक हुई, उसे अनबेरेबल पेन हुआ और फाइनली वो फियर से रिकवर हुआ। उसने फील किया कि उसके लिम्स पेन कर रहे हैं और बॉडी हॉट थी। हर ब्रेथ थंडर जैसी थी। उसने स्ट्रगल किया फुल स्ट्रेंथ से और फाइनली अपना क्लासिक रोब उतारा और वापस बेड पर गिर गया। उसे डिजीनेस और नॉजिया फील हुआ। एयर इनएडिक्वेट लग रही थी। कैबिन के बाहर कोल्ड लुकिंग मैन ने सडनली अपना हैंड रेज किया। उसने ह्यूमन सिन ग्लव निकाला और लेफ्ट पाम पे पहना। सडनली वो मैन हवा में डिसअपियर हो गया और रूइंस के एक कॉर्नर में अपीयर हुआ। वो सिंपल वुडन डोर के पास अपीयर हुआ। उसने बेंड करके वुडन डोर लिफ्ट किया और कोलैप्स वॉल के सामने खड़ा हो गया। इमीडिएटली ब्लैक ट्रेंच कोट वाला पर्सन ने वर्डू के एक्शंस कॉपी किए। उसने हैंडल की तरफ हैंड रीच किया और रोटेट किया, फिर वुडन डोर को पुश किया और वॉल के अगेंस्ट लीन किया। ऑलमोस्ट सेम टाइम उसने ब्राउन व्हाइट फॉग देखा। फॉग में फेंट रोड्स और हाउसेस विजिबल थे। हाउसेस के बीच सबसे क्लियर और अटेंशन ग्रैबिंग बैंजी हार्बर टेलीग्राफ ऑफिस था। बाकी सब ब्लर था। इसी टाइम टेलीग्राफ ऑफिस से काम वॉइस ने डोर से पूछा, आप कौन हैं? मैं जर्मन स्पैरो हूं। हाफ हैट यंग मैन ने सेम स्टाइल में रिप्लाई किया। बैंजी हार्बर टेलीग्राफ ऑफिस का इंटीरियर सडनली साइलेंट हो गया, जैसे कोई साइलेंटली डोर की तरफ मूव कर रहा हो। उसी मोमेंट जर्मन स्पैरो ने हेड टर्न किया और रोड के फार एंड पर एक पर्सन आया। उसने स्ट्रॉ हैट पहना था और नेक में गमछा रैप किया। वो कुछ पुल करने के लिए बेंड हो रहा था। जैसे जैसे फिगर क्लोज हुई, उसके पीछे की चीज का आउटलाइन ग्रेजुअली क्लियर हुआ। ये 2 व्हील्ड ब्लैक कार्ट थे। उसमें एक रूफ था जो ब्लेजिंग सन और रेन से प्रोटेक्ट कर सकता था। व्हीकल में एक वुमन वेस्ट से लेंथ ड्रेस और एम्ब्रॉयडर्ड फैन पहने बैठी थी। दोनों ड्राइवर और वुमन डेंस फॉग से हिडन थे ताकि किसी को एग्जैक्ट शेप देखना मुश्किल हो। जब वो जर्मन और स्पैरो के पास गए, वो बेयरली फॉग से कुछ डिटेल्स देख पाए। कार्ट पुल करने वाले हंचबैक मैन का फेस रॉटन था और लाइट येलो पस लीक कर रहा था। जो एरियाज वुमन के फैन और ड्रेस से कवर्ड नहीं थीं, वहां स्किन मल्टीपल ब्लू ब्लैक ब्रूजेस के साथ स्वोलन और शाइनी थी। एक बेल बजी। 2 कार्ट्स की ब्लू ट्रेन जेएम और स्पैरो के सामने से गुजरी। उसी मोमेंट जर्मन और स्पैरो को रियलाइज हुआ कि ग्राउंड पर आयरन ब्लैक ट्रैक था। उसके ऊपर लॉन्ग क्यूज थी। ट्रेन के कंपार्टमेंट्स के टॉप पर कॉम्प्लेक्स मेटल फ्रेम था जो लॉन्ग लाइंस पर ग्लाइड करता था। ट्रेन की ग्लास विंडो से जर्मन और स्पैरो ने पैसेंजर्स देखा। उन्होंने स्ट्रीट्स फेस किए बट ओनली हेड्स बचे। हर हेड ब्लडी स्पाइन को पुल कर रहा था। जर्मन और स्पैरो के प्यूपल्स फ्रीज हो गए क्योंकि वो लंबे टाइम तक साइलेंटली ये सीन ऑब्जर्व कर रहे थे।
अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट बाद उन्होंने ब्राउन व्हाइट फॉग के नीचे फेंट रोड में स्टेप लेने की ट्राई की। फॉग ने उन्हें रोका। कोई मेथड अडॉप्ट करने से वो पास नहीं हो पाए। 15 मिनट्स के बाद जर्मन और स्पैरो ने अटेम्प्ट स्टॉप किए और फॉग क्लियर करके वुडन डोर क्लोज किया। फिर डोर को पुल किया और डायरेक्टली पायरेट शिप पर टेलीपोर्ट कर दिया। उसे कर्स्ड होने का थोड़ा भी कंसर्न नहीं था। फिर डोर डेक पर रखा और लेफ्ट हैंड एक्सटेंड किया हैंडल को दोबारा होल्ड करने के लिए। सडनली जर्मन स्पैरो की नेक स्नैप साउंड हुई। लग रहा था जैसे इनविजिबल हैंड ने हेड उठा दिया और ब्लडी स्पाइन बाहर खींच लिया। जर्मन स्पैरो का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि उसने राइट हैंड उठाकर हेड पर प्रेस किया, जिससे हेड ओरिजिनल पोजीशन में आया। इमीडिएटली हैंडल रोटेट किया जैसे कोई इफेक्ट नहीं हुआ और वुडन डोर पुश किया शिप बोर्ड के अगेंस्ट लीन करने के लिए। दिस टाइम कोई ब्राउन व्हाइट फॉग नहीं था। ना रोड्स, हाउसेज, ट्रेन्स विजिबल थे। लगभग कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। नेक्स्ट सेकंड वुडन डोर रैपिडली डीके हुई, सॉइल हीप में कन्वर्ट हो गई, जैसे टेस्ट के लक से बचने की कोशिश कर रही हो। जर्मन स्पैरो ने इसे स्टॉप नहीं किया। उन्होंने गोल्ड रिंग विद रूबी एक्सट्रैक्ट की और अप्रॉक्स 10 सेकंड पहना। रिंग डिसअपियर होने के बाद उन्होंने राइट हैंड रिमूव किया और अपना अटेम्प्ट कंटिन्यू करने से पहले वही नॉर्मल वुडन डोर कंफर्म करने के बाद कि बैंजी से बाहर निकलते ही वुडन डोर लूज इफेक्ट करेगा, जर्मन स्पैरो ने केयरलेसली हैंड वेव किया, जो मिड एयर डिसअपियर हो गया। 2 आवर्स के बाद स्काई के ब्लैक क्लाउड्स ग्रेजुअली डिस्पर्स हुए। काफी दिन से ऑनगोइंग स्टॉर्म फाइनली एंड नहीं हुआ। जब पायरेट शिप बैंजी हार्बर से काफी दूर था, वर्डू, जिन्होंने अपनी इंजरी ट्रीट की थी, एक मेडिसिन बॉटल ली और अलाउ किया अपने आप को जल्दी स्लीप करने के लिए, ताकि मेंटल स्टेट एडजस्ट हो सके। इन ब्लरी ड्रीम वर्ल्ड वो बैरन स्वैम्प में रेस्टलेस कुछ ढूंढता दौड़ रहा, पर कुछ नहीं मिला। सडनली वर्डू ने स्वैम्प के डेप्थ से स्लो वॉइस सुनी, वॉर गॉड, सिंबल ऑफ आयरन एंड ब्लड, रूलर ऑफ केओस एंड स्ट्रगल। ये सेंटेंस बार बार रिपीट हुआ, लेकिन वर्डू इतना स्कैर्ड नहीं था कि वो ड्रीम से बाहर आ जाए। कुछ देर बाद वर्डू वेकअप हुआ और आईज ओपन की। उस टाइम मॉर्निंग सन कैबिन विंडो के बाहर शाइन कर रही थी, लाइट के साथ। वर्डू धीरे से उठा और रियलाइज किया कि उन्हें ड्रीम में सुनी रिस्पेक्टफुल नेम की 3 लाइंस याद करने के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर पावर्स की जरूरत नहीं थी, और उनके रिलेटिव मिस्टिसिज्म नॉलेज ने बताया कि ये एक गॉड लेवल हिडन एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है। क्या ये आल्टर के अराउंड इनकम्प्लीट सिंबल्स और लेबल्स का रिजल्ट है, या ब्राउन व्हाइट फॉग में रोड देखने का इफेक्ट है? वर्डू ने आईब्रोज फरो की और डीप थॉट में चला गया। उसने जल्दबाजी में रिस्पेक्टफुल नेम प्रोनाउंस करने की ट्राई नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि जिन लोगों ने ये किया उनकी डेथ पेनफुल थी। वॉर गॉड। वर्डू को वेगली याद आया कि फैमिली की एक बुक में ये गॉड का नाम था। बाद में कैसे डील करना है सोचने से पहले उसने रिसर्च करने का डिसीजन लिया। collapsed coastal mountains at Banzi Harbor. Red, blazing white और orange flames emerge from gravel cracks, forming a figure. ये फिगर ब्लैक क्लोथ्स में, हाफ डेवलप्ड फायरी रेड हेयर और ब्लड सोक्ड आर्मर में था। यंग और ब्यूटीफुल लग रहा था। ब्लड सोक्ड मार्क थागेलोला, जो फ्लैग जैसे दिखता। फेस पर डीके मार्क्स। ये कोई और नहीं बट रेड एंजल इविल स्पिरिट सोरॉन आइनहॉर्न मेडी। अगर उसके पास सेफ्रा कासल और सर्वेंट्स नहीं होते जो शिप्स वर्ल्ड वाइड चला सकें बिना डिस्टेंस लिमिट्स के, वो कॉम्प्लेक्स सर्कुलर पाथ अडॉप्ट नहीं करता। रेड एंजल इविल स्पिरिट ने रिवील किया कि वो किससे बात कर रहा था। हवा में एक क्रो रॉक टॉप पर लैंड किया। राइट आई में व्हाइट सर्कल और माउथ से ह्यूमन वॉइस। आपने एक्चुअली यूज किया, उसका नहीं। ये आपकी स्टाइल नहीं है। रेड फेरी इविल स्पिरिट लाफ्ड, क्योंकि वो चाहता है कि दूसरे उसे उसके नाम से बुलाएं, ना कि एक्चुअल नेम से। जैसे ही बोला, सॉरॉन आइनहॉर्न मेडी की गेज क्रो पर गई। योर फॉर्म लुक्स क्यूटर देन एक्चुअल, राइट लिल रेवन? व्हाइट आइड रेवन ने कामली रिप्लाई किया, योर मॉकरी इज एग्जैक्टली लाइक योर्स, स्टिल लिविंग इन प्रीवियस एपिक। रेड एंजल स्पिरिट स्माइल्ड। प्रोग्रेस स्मूथ रहा और उसे फूल बना दिया। आई बिलीव अगर वो नोटिस करे, वो शायद आईज क्लोज करे। आप दोनों को ग्रेट एल्डर बनने के लिए डोर को रिटर्न करना होगा। हिपोक्रेट हेजिटेट कर रहा होगा, क्योंकि केयरलेस इक्वल्स डिजास्टर। हा, आई लाइक डिजास्टर्स। लिल रेवन, आपका पेमेंट कब करेंगे? अगर आपके पास इनफ पावर नहीं, मैं फूलिश एब्राहम का ट्रस्ट गेन नहीं कर पाऊंगा। वाइड आइड रेवन, व्हेन ही प्रेज टू यू, अगर वरिड, आई कैन पैरासिटाइज टाइम वर्म्स इन योर बॉडी और मेंटेन करने हेल्प करूंगा। नो नीड टू थैंक मी। जैसे ही बोला, क्रो विंग स्प्रेड किया और नाइट स्काई में वैनिश हो गया।
रेड एंजल इविल स्पिरिट ने हेड टर्न किया और बेनिफिट के साथ बैंजी रूइंस और लोकल फेसेस का सीरियस एक्सप्रेशन देखा। चैप्टर 1342 ट्रैवल डायरीज। यूटोपिया नाम का ये छोटा सा शहर अंदर से उन शहरों से ज्यादा अलग नहीं है जहां मैं पहले जा चुका हूं। चाहे लोकल कल्चर हो, लोग हों या आर्किटेक्चर स्टाइल, सब काफी हद तक स्टैंडर्ड लो एंड स्टाइल्स फॉलो करता है। मैंने सुना है कि सर्दर्न कॉन्टिनेंट में काफी यूनिक और अनयूजुअल ट्रेडिशंस होती हैं। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं खुद उन्हें एक्सपीरियंस कर पाऊंगा। ऑफ कोर्स ये तब होगा जब ईस्टर्न और वेस्टर्न बालम के बीच फिर से शांति बहाल हो जाए। अगर इस जगह की सबसे खास बात की बात करें तो वो है इसका मौसम। यहाँ का वेदर लगातार बदलता रहता है और लगभग हमेशा स्टॉर्म आता रहता है। इसी वजह से ज्यादातर लोगों के पास अम्ब्रेला और रेनकोट होते हैं जिन पर डॉनिंग्समैन ट्री का रेजिन लगा होता है। होटल के अटेंडेंट ने मुझे बताया कि जो लोग एक सर्टेन इनकम लेवल पर होते हैं और जिन्हें बाहर काम भी करना पड़ता है, उन्हें एक अच्छा रेनकोट खरीदने के लिए काफी पैसे जमा करने पड़ते हैं, वरना बीमारी उन्हें और भी दूर ले जा सकती है। यहाँ कोई मीटियोरोलॉजिस्ट नहीं है। मुझे नहीं पता कि यहाँ के मौसम में इतना चेंज क्यों होता रहता है। मैं सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता हूँ कि शायद ये शहर समुद्र के पास होने और स्टॉर्म प्रोन एरियाज के करीब होने की वजह से है। हाँ, यूटोपिया से कुछ किलोमीटर दूर एक डीप वाटर पोर्ट भी है, लेकिन मैन पावर की कमी की वजह से और प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने के कारण वो सिर्फ स्मॉल स्केल पर ही ऑपरेट करता है। यहाँ लोकल न्यूज़पेपर भी नहीं है। आखिरकार ये सिर्फ कुछ हजार लोगों का छोटा सा शहर है। न्यूज़पेपर सेलर्स मेनली टस्क टाइम्स, डेजी मिरर और सीव न्यूज बेचते हैं। मुझे यूटोपिया पसंद आने का एक और रीजन यहाँ के लोग हैं। यहाँ के लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और लाइफ के लिए बहुत एंथुजियास्टिक रहते हैं। जब मैं ये लिख रहा था तब होटल के बाहर से एक बैंड गुजर रहा था। ये कोई प्रोफेशनल बैंड नहीं था, बल्कि पूरी तरह से एमेचर्स और एंथुजियास्ट्स का ग्रुप था। इसमें सिविल सर्वेंट्स, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स, लॉयर्स, प्रोफेशनल पुलिसमैन, स्कूल टीचर्स, कैंडी फैक्ट्री वर्कर्स और शॉप ओनर्स शामिल थे। जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो चेलो, वायलिन जैसे बड़े और मुश्किल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संभालते हैं, जबकि लोअर और मिडिल क्लास लोग 7 स्ट्रिंग गिटार और हारमोनियम जैसे रिलेटिवली सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। कुछ फ्री डेज पर ये लोग स्ट्रीट्स पर मार्च करते हैं और म्युनिसिपल स्क्वायर से निकलते हैं। पूरा शहर घूमकर फिर सेंट एरियाना कैथीड्रल के पास वापस आ जाते हैं। इसे वो म्यूजिक टूर कहते हैं। इस टूर के दौरान वो न सिर्फ दूसरे लोगों को ज्वाइन करने से मना नहीं करते, बल्कि उन्हें साथ में गाने और डांस करने के लिए एनकरेज भी करते हैं। मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से सारे पार्टिसिपेंट्स काफी खुश और सैटिस्फाइड दिखते हैं। वो इसलिए खुश होते हैं क्योंकि वो लाइफ के लिए अपना प्यार ओपनली एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये फीलिंग काफी इन्फेक्शियस है। मैंने भी एक बार टूर में शामिल होने की कोशिश की और म्यूजिक, डांस और सिंगिंग के बीच अपनी सारी परेशानियां भूल गया। मुझे सिर्फ खुशी याद रही। आज वो टूर पर नहीं है। आज वो कैथीड्रल में एक न्यूली मैरिड कपल को ब्लेसिंग दे रहे हैं। शादियों की बात करें तो यहाँ एक बात मुझे सबसे ज्यादा समझ में नहीं आई। यहाँ सिर्फ एवनाइट गॉडेस का ही चर्च है। नॉर्मली स्टेट के ज्यादातर शहरों में, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, कम से कम 2 कैथीड्रल्स होते हैं, एक एवनाइट गॉडेस का और एक गॉड ऑफ स्टॉर्म्स का। आज से पहले मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि कोई नॉर्मल शहर सिर्फ एक ही डीटी पर बिलीफ रखेगा। वैसे इससे मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 18 साल से पहले तक मैं सिर्फ फैमिली के इन्फ्लुएंस की वजह से गॉड ऑफ स्टॉर्म्स पर बिलीव करता था, लेकिन ग्रामर स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद मुझे सच में समझ आया कि एवनाइट गॉडेस सबसे काइंड और बेनेवलेंट डीटी है। शादी पर वापस आते हुए कुछ दिन पहले मैं एक वेडिंग अटेंड कर चुका हूं। मुझे पता चला कि यूटोपिया के इस एरिया में कुछ स्पेशल कस्टम्स हैं। उनमें से जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो ये है कि जब प्रीस्ट उन्हें हस्बैंड और वाइफ डिक्लेयर करता है तो ब्राइड और ग्रूम एक दूसरे के सामने झुकते हैं। इस रिलेशनशिप में कोई सुपीरियर नहीं होता। दोनों सिर्फ इस बात के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं कि वो अपनी बाकी जिंदगी साथ बिता पाएंगे। ये शायद एवनाइट गॉडेस की टीचिंग्स में ह्यूमन इक्वालिटी का रिफ्लेक्शन है। इसके अलावा वेडिंग के बाद कुछ स्पेशल गेम सेगमेंट्स भी होते हैं, जैसे ब्राइड और ग्रूम को पब्लिक में अपनी लव स्टोरी बतानी होती है। ये थोड़ा उनके लिए एम्बैरेसिंग हो सकता है, लेकिन गेस्ट्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग होता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं अपनी शादी में ऐसे सेगमेंट्स कभी ऐड नहीं करूंगा। उस शादी में मैंने अब तक की सबसे अच्छी लव स्टोरी सुनी। अगर मौका मिला और आप इस कॉलम के मेरे प्यारे रीडर्स इंटरेस्टेड हुए तो मैं इसे दोबारा बताने का सोचूंगा। ऑफ कोर्स नेम्स और कुछ डिटेल्स चेंज करके, ताकि कपल अनकंफर्टेबल फील ना करे। यूटोपिया को पसंद करने का सबसे बड़ा रीजन इसका खाना है। यहाँ का खाना लाजवाब है। लिमिटेड नंबर में रेस्टोरेंट्स होने के बावजूद सबका लेवल काफी हाई है। सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट आयरिस के होटल से अटैच्ड है, जहां मैं रुका हूं। चाहे सिंपल बीफ स्टेक हो, फ्राइड पोर्क कटलेट, चारकोल बारबेक्यू मीट, स्पाइसी फ्राइड फिश या फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स डिशेस जैसे पीस के साथ स्ट्यूड मटन, थिक क्रीम सूप, बटर पटेटोज और रोस्टेड पटेटो स्किन्स, सब कुछ मास्टर शेफ लेवल का लगता है। यहाँ के शेफ्स नए नए डिशेज और कॉम्बिनेशन ट्राई करने में भी काफी स्किल्ड हैं। स्वीट एंड सावर पोर्क, डिफरेंट स्पाइसेस के साथ रोस्टेड फिश, सब कुछ मिलता है।
इवन स्टेपल फूड्स में भी यहाँ के कुक्स एक्सपेरिमेंट करने से पीछे नहीं हटते। मैंने यहाँ हर टाइप का टोस्ट खाया है, यैम, पटेटो, बटर, क्रीमी या फ्रूट टोस्ट। अगर मैं चाहूं तो पूरे हफ्ते एक भी चीज रिपीट ना करनी पड़े। यहाँ का बेस्ट फूड आइटम इनकी डेजर्ट्स हैं। क्रीम पुडिंग, फ्रूट पुडिंग, ब्लैक फॉरेस्ट केक, कैरेट केक, मिल्क केक, मफिन्स, एग टार्ट्स। ये लिखते लिखते मुझे भूख लग रही है। इसी वजह से एक हफ्ते यहाँ रहने के बाद भी मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा। अब मेरी सबसे बड़ी चिंता वॉलेट नहीं बल्कि मेरा वेट है। अच्छा है कि होटल में विंग स्केल नहीं है और मैं उन्हें इस बात के लिए दोषी भी मानता हूँ। यूटोपिया की रेड वाइन भी काफी अच्छी है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि ग्रेप्स को मैच्योर होने का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे शहर के आसपास के विनेयार्ड्स को इस बात का अंदाजा ही ना हो। वैसे यहाँ मैं एक ड्रिंक स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहूंगा, यूटोपिया की फिजलिंग आइस टी। ये काफी यूनिक है, सिर्फ स्वीटनेस और बबल्स ही नहीं बल्कि एक अलग ही एक्सपीरियंस देती है। मैं हर रात म्युनिसिपल स्क्वायर में वॉक करने जाता था। ये वही जगह है जहां ज्यादातर यूटोपियंस एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। उन्हें पिजन से भी काफी लगाव है। म्युनिसिपल स्क्वायर में मेरी मुलाकात एक आर्टिस्ट से हुई। उसका नाम एंडरसन है। वो काफी हैंडसम है और उसकी आर्टिस्टिक स्किल्स अमेजिंग है। अनफॉर्चुनेटली वो म्यूट है। मैं एक और राइटर को भी जानता हूं जिसका नाम ओल्जू है। नाम थोड़ा अजीब है। उसने बताया कि वो एक लॉन्ग नॉवल लिख रहा है और उसने मुझसे ओपनिंग का रिव्यू मांगा। मैं नॉवल पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ओपनिंग में कुछ फेमिलियर नेम्स देखकर मैं क्यूरियस हो गया। एंडरसन, वेंडी। ओ हाँ, वेंडी मेरी फेवरेट बेकरी की बॉस है। जब मैंने ये बात उठाई तो ओल्जू ने काफी सीरियसली कहा कि जब कोई राइटर कैरेक्टर्स के नाम नहीं सोच पाता तो नोन लोगों को रेफरेंस के लिए यूज करना बिल्कुल ठीक है। मैं इस बात से अग्री करता हूं। क्योंकि ये कॉलम मेरे सारे थॉट्स को कवर करने के लिए काफी छोटा है, इसलिए मैं यहीं एंड करता हूं। लव, शार्लेट। मोनिका ने अपना फाउंटेन पेन नीचे रखा और मैन्युस्क्रिप्ट को 2 बार ध्यान से पढ़ा। उसने कुछ वर्ड्स और ग्रामेटिकल एरर्स करेक्ट किए। वो एक राइटर थी, लेकिन पहले ज्यादा फेमस नहीं थी। अपनी जिंदगी चलाने के लिए उसे थर्ड रेट रोमांस नॉवेल्स लिखने पड़ते थे। जब उसने एवनाइट गॉडेस में अपना फेथ चेंज किया तो उसके फादर ने लगभग उससे सारे रिलेशंस तोड़ लिए थे। लेकिन जब मिस फर्ज वॉल ने, जिन्होंने स्टॉर्मविंड माउंटेन विला लिखा था, एक ट्रैवल कॉलम स्टार्ट किया और वॉर के बाद उसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तब मोनिका ने भी बैकलैंड के कुछ न्यूज़पेपर्स में अपनी ट्रैवल्स पर लिखना शुरू किया। ये उसके हॉबी से परफेक्टली मैच करता था और इसी हॉबी ने उसे एक फेमस ट्रैवल कॉलमिस्ट बनने की यूनिक एनर्जी दी। शार्लेट उसका पेन नेम था। राइटिंग कंप्लीट होने के बाद मोनिका ने स्पेशली एक और कॉपी लिखी, उसे एनवेलप में डाला और सील कर दिया। एड्रेस कंफर्म करने के बाद डेजी बे स्टाइल की ब्लैक हेड वुमन ने अपना हैंडबैग उठाया और होटल से निकलकर यूटोपिया पोस्ट ऑफिस की तरफ चल दी। पोस्ट ऑफिस टेलीग्राफ ऑफिस के बिल्कुल पास था। जब भी मोनिका वहां से गुजरती थी उसे वो जगह बेकार लगती थी। उसके हिसाब से यूटोपिया में टेलीग्राम भेजने की ऑलमोस्ट जरूरत ही नहीं होती थी, फिर भी एक अलग टेलीग्राफ ऑफिस बनाना काफी ओवरकिल था। लेटर भेजने के बाद मोनिका ने आसमान की तरफ देखा और म्युनिसिपल स्क्वायर की तरफ चल दी। जब वो सेंट एरियाना कैथीड्रल के एंट्रेंस पर पहुंची तो उसकी मुलाकात बाइल्स से हुई। वो एक पुलिस ऑफिसर था। एक बार उसने आइल्स के होटल में मोनिका से एक मर्डर केस में विटनेस के तौर पर पूछताछ की थी। अनफॉर्चुनेटली मोनिका वेंडल नाम के उस आदमी को नहीं जानती थी। एक दूसरे को हेड नॉट से ग्रीट करने के बाद मोनिका कैथीड्रल के अंदर चली गई और एक सीट ले ली। वो चुपचाप प्रीस्ट का सर्मन सुनने लगी। उस प्रीस्ट का नाम टाउनजेंड था। एवनाइट गॉडेस पर फेथ चेंज करने के बाद मोनिका ने उसे सबसे ज्यादा रियल प्रीस्ट जैसा पाया। उसके बाल आधे सफेद थे और वो धीमे, सॉफ्ट और स्वीट टोन में बोलता था। उसकी आवाज डीप और काम थी, जो बिना रियलाइज कराए लोगों को शांत कर देती थी। मोनिका ने आंखें बंद कर ली और ध्यान से सर्मन सुनने लगी। ईस्ट चेस्टर काउंटी के हॉल फैमिली के जंगल में एल्फ्रेड, आइबर्ट और ऑड्री अपने अपने सर्वेंट्स के साथ अपने फॉक्स हाउंड्स को लेकर हंटिंग पर निकले थे। अडल्ट होने के बाद ये पहली बार था जब वो तीनों साथ में हंटिंग कर रहे थे। अपनी बहन के सामने एल्फ्रेड और आइबर्ट कम से कम ऊपर ऊपर से काफी नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। एल्फ्रेड के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो खुद को कंट्रोल करे और अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी ज्यादा ना दिखे, वरना अगर कोई डिसिप्लिनरी ऑफिसर हंट में आ जाता तो किसी और को मौका ही नहीं मिलता। वो जानता था कि उसकी बहन का लेवल काफी हाई है, लेकिन वो ये भी जानता था कि स्पेक्टेटर पाथ के आगे 7th सीक्वेंस में कोई रियल कॉम्बैट एबिलिटी नहीं होती। जब वो अपने शिकार का पीछा करते हुए जंगल से बाहर निकले तो उन्होंने एक वीट फील्ड देखा। हम कहाँ आ गए? हंटिंग गियर पहनी ऑड्री ने कैजुअली पूछा। ये उसका जंगल में पहला हंट था, इसलिए उसे जगह का आइडिया नहीं था। आइबर्ट भी इस एरिया से ज्यादा फेमिलियर नहीं था। उसने सर घुमाकर अपने सर्वेंट से कहा, किसी से पूछ के आओ। इंतजार के दौरान तीनों भाई बहन हंसते हुए अपनी ट्रॉफीज पर बात कर रहे थे। गोल्डन रिट्रीवर सूजी ने उन फॉक्सेस पर नजर डाली जो पास आना चाहते थे और उन्हें खुद से दूर भगा दिया। थोड़ी देर बाद आइबर्ट का सर्वेंट वापस आया और बोला, सर, पास ही में हार्टाक नाम का एक विलेज है। हार्टाक? वो विलेज जहां ड्रैगन वर्शिप रिचुअल्स होते हैं? ये सुनकर ऑड्री शॉक हो गई। चैप्टर 1341
सपने के अंदर होश में आने के बाद भी ऑड्री थकी हुई होने के बावजूद अपनी हल्की सी मुस्कुराहट बनाए रखती है। उसे धुंधला सा एहसास होता है कि कोई रहस्यमयी ताकत उसे ड्रैगन वर्शिप की परंपरा वाले गांव हार्ड टर्क की तरफ ढकेल रही है। ये बिल्कुल डेस्टिनी की अरेंजमेंट जैसा लगता था। ऑड्री पहले हॉल ऑफ ट्रूथ में जा चुकी थी और उसने देखा था कि वहां के म्यूरल्स असली दुनिया में बदल गए थे। इसके अलावा वो जानती थी कि स्पेक्टेटर पाथ सीक्वेंस एक राइटर होता है। इन चीजों को जोड़कर देखें तो ये सब होना बिल्कुल नेचुरल लग रहा था। इस वजह से उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इसी वक्त हिबर्ट हंस पड़ा। मैं इस गांव के बारे में सुन चुका हूं। मुझे याद है हमारे फैमिली के पास ही एक मैनर भी है। बोलते हुए उसने आसमान की तरफ देखा। लगभग शाम हो चुकी है। क्यों ना हम वहीं रुक जाएं और कल शिकार कंटिन्यू करें। एल्फ्रेड ने अपने बड़े भाई के सजेशन का विरोध नहीं किया। उसके लिए कहीं भी रात गुजारना लगभग सेम ही था। उसने सिर हिलाकर कहा, किसी को वापस भेजो और पिताजी माताजी को इन्फॉर्म कर दो। ऑड्री ने कुछ भी नहीं कहा। उसकी हरे रंग की आंखें थोड़ी सी घूमी और उसकी नजर दोनों भाइयों के चेहरों पर पड़ी। हिबर्ट की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। मुझे लगता है हमें वापस लौटना चाहिए। इस जगह के बारे में पहले से कोई सूचना नहीं दी गई है, तो यहाँ के लोग बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। शायद इतने सारे घोड़े, हंटिंग डॉग्स और सर्वेंट्स को संभालने का अरेंजमेंट भी ना हो। और वैसे भी शाम होने में अभी 1 घंटा बाकी है। वापस जाने के लिए टाइम काफी है। जब एल्फ्रेड ने देखा कि उसका भाई इतनी जल्दी अपना डिसीजन बदल रहा है, तो पहले वो उल्टा करना चाहता था, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसे लगा कि हिबर्ट की बात लॉजिकल है। ऊपर से उसकी बहन भी साथ थी। ठीक है, तो फिर जल्दी वापस चलते हैं, एल्फ्रेड बोला। ये कहते ही उसने हिबर्ट का इंतजार नहीं किया। घोड़े को एड़ लगाई और आगे बढ़ गया। हिबर्ट ने भौहें सिकोड़ी, फिर शांत हो गया। बिना कुछ कहे वो अपनी बहन, अटेंडेंट्स, सर्वेंट्स और हंटिंग डॉग्स के ग्रुप को लेकर जंगल के किनारे किनारे मैनर की तरफ लौट आया। ऑड्री चुपचाप उनके पीछे पीछे चलती रही। उसने सिचुएशन पर कोई ओपिनियन नहीं दिया। उस रात ईस्ट चेस्टर काउंटी में अपने दोनों भाइयों को हार्ड टर्क के पास जाने से रोकने के बाद और अपनी मैनिपुलेटिव पावर्स से उनके थॉट्स बदलने के बाद ऑड्री ने वेलवेट ब्लैंकेट उठाई और बेड पर चढ़कर गहरी नींद में चली गई। अचानक वो होश में आते ही बैठ गई। उसने आसपास देखा और फेमिलियर ड्रेसिंग टेबल और बाथरूम का एंट्रेंस देखा। उसे लगा कि वो अभी भी अपने रूम में ही है, लेकिन विंडो के बाहर लाल चांद गायब था। वहां कोई तारे नहीं थे, सिर्फ अंधेरा। ये रियल वर्ल्ड नहीं है। ऑड्री ने तुरंत डिसीजन ले लिया। थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद वो कंक्लूजन पर पहुंची कि ये एक सपना है, लेकिन ये एक अजीब सपना था जिसमें वो पूरी तरह से कॉन्शियस थी। उसे ज्यादा पैनिक नहीं हुआ, बस थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन थी। उसे लगा कि दोपहर में उसने सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल नहीं किया, जिस वजह से प्रॉब्लम उस मैनर तक पहुंच गई जहां उसके पेरेंट्स रहते थे। बाद में सोचकर उसे लगा कि हिबर्ट की बात माननी चाहिए थी और सीधा हार्ड टर्क के पास वाले फैमिली मैनर की तरफ जाना चाहिए था। तब वो प्रॉपरली एल्फ्रेड और हिबर्ट का वापस जाने का अरेंजमेंट कर सकती थी और खुद पीछे रुककर सिचुएशन ऑब्जर्व कर सकती थी। ऐसा होता तो चाहे कुछ भी होता, उसका असर उसके पेरेंट्स, भाइयों और ज्यादातर सर्वेंट्स पर नहीं पड़ता। लेकिन उस वक्त उसका मेन गोल डेस्टिनी का साथ देना नहीं था। जब तक वो हार्ड टर्क से बच सकती थी, वो पूरी कोशिश करती। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी खतरा खुद चलकर आ जाता है, चाहे आप उसकी तलाश ना भी कर रहे हों। सिर्फ बचना या डीले करना हमेशा सल्यूशन नहीं होता। ऑड्री बेड से नीचे उतरी और मोटे कारपेट पर नंगे पांव खड़ी हो गई। उसने पहले ही कंफर्म कर लिया था कि ड्रीम वॉकर के रूप में अपने करंट लेवल पर वो इस अजीब सपने से सीधा बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में वापस जा सकती है और एक बार फिर से इस सस्पिशियस इन्विटेशन को अवॉइड कर सकती है। लेकिन आसपास देखने के बाद उसने होंठ भींचे, कपड़ों के रैक पर लटका हुआ नीला क्लोक उतारा और पहन लिया। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़ी। चलते वक्त उसके हाथ के पीछे एक क्रिम्सन स्टार टैटू चमका, फिर ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। ये निशान पहली बार उस पर तब छोड़ा गया था जब वो ग्रे फॉग के ऊपर वाले एंशिएंट पैलेस में एंटर हुई थी। काफी टाइम तक इसमें कोई खास रिएक्शन नहीं दिखी। इस साल के शुरुआत में मिस्टर फूल ने उन्हें बताया था कि जिन सिचुएशंस में वो डायरेक्टली प्रे नहीं कर सकते, वहां वो इस टैटू को एक्टिवेट करके ऑनरिफिक नेम चैंट किए बिना काम चला सकते हैं। सीधे शब्दों में ये एक स्पेशल प्रिविलेज था जो देवी के ब्लेसिंग से मिलता था, लेकिन इस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं होती थी। ये सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशंस में यूज किया जा सकता था, जिससे मिस्टर फूल अपनी नजर डाल सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टारलाइट क्रिम्सन मार्क काफी आई कैचिंग था। ये आसानी से दूसरों या छुपकर ऑब्जर्व करने वालों को दिख सकता था।
इसीलिए जब अपनी यूनिकनेस छुपानी हो, ऑड्री ज्यादा प्रेफर करती थी कि वो मैनिपुलेटर की एबिलिटीज यूज करके किसी नियर बाय इनकॉन्स्पिक्यूअस इंसान के दिमाग में मिस्टर फूल से प्रे करने का थॉट इम्प्लांट कर दे। वो उससे सही टाइम और जगह पर प्रेयर करवाए और अपनी सेफ्टी के लिए प्रे करे। इस वक्त उसे लगा कि ड्रीमस्केप का ओनर ऑलरेडी जानता है कि वो प्रॉब्लमैटिक है, इसलिए उसे इतना सब करने की जरूरत नहीं, बस उस एंटिटी को छुपाना था जिससे वो प्रे कर रही थी। दरवाजे तक पहुंचकर ऑड्री ने हैंडल पकड़ा, धीरे से घुमाया और दरवाजा अपनी तरफ खोला। थोड़ा सा अंधेरा कॉरिडोर उसकी नजर में आया। इस मैनर की मेन बिल्डिंग 100 साल से भी पुरानी थी। काफी जगहों पर पुरानी आर्किटेक्चर अभी भी बची हुई थी, खासकर कॉरिडोर्स में। यहाँ गैस लैंप्स नहीं थे। दीवारों पर चांदी और तांबे के कैंडल स्टैंड्स लगे हुए थे, जिन पर अनेक कैंडल्स जल रही थीं। उनकी पीली रोशनी कॉरिडोर को हल्का सा रोशन कर रही थी और हर तरफ अजीब सी शैडोज बना रही थी, जैसे किसी भी पल कोई इल्यूजन निकल आए। ये सब ड्रीमस्केप में भी बिल्कुल वैसे ही रिक्रिएट हुआ था। ऑड्री ने आसपास देखा और कॉरिडोर में आगे बढ़ी। जैसे ही ये थॉट उसके दिमाग में आया, उसके पांव के नीचे एक लंबा मोटा हल्का पीला कारपेट दिखाई दिया। कारपेट पर चलते हुए उसने अपनी स्पिरिचुअल इंट्यूशन को फॉलो किया और दाहिने मुड़ गई। 2-3 कदम लेने के बाद वो अचानक रुक गई। उसे लगा जैसे पीछे 2 बंद दरवाजों के पीछे कुछ छुपा हुआ है जो उसे एक्सप्लोर करने के लिए बुला रहा है। ये पापा मम्मी का बेडरूम है, ये हिबर्ट का रूम है, ये एल्फ्रेड का रूम है। ऑड्री ने ये सब नोट किया और भौहें सिकोड़ ली। डिम कैंडल लाइट में उन एंशिएंट कार्व्ड डोर्स काफी मिस्टीरियस लग रहे थे, जैसे उनके पीछे क्या छुपा है ये जानने की टेम्पटेशन हो। तब अचानक उसे समझ में आया कि सपने में इनका मतलब क्या है। ये माइंड वर्ल्ड के डोर्स हैं। हर दरवाजे के पीछे उसके ओनर की मेंटल वर्ल्ड है। मतलब अगर ऑड्री एल्फ्रेड का दरवाजा खोलती तो उसे उसके दिल के सबसे गहरे राज दिख जाते। इसी लॉजिक से वो लॉर्ड हॉल और लेडी कैटलिन के सीक्रेट्स भी जान सकती थी। ऑड्री ने अपनी नजर हटा ली। उसने आंखें बंद की और खुद को इन्फ्लुएंस होने से बचाते हुए आगे बढ़ती रही। अपने एक्सपीरियंसेस के बाद उसने धीरे धीरे एक प्रिंसिपल समझा। माइंड डोमेन में एक डेइटी होने के नाते खुद पर कंट्रोल और दूसरों का रिस्पेक्ट जरूरी है, भले ही वो बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और इमोशंस के थ्रू लोगों के असली थॉट समझ सकती हो। अगर वो सैटिस्फाइड ना होती तो वो लालच में आकर लोगों के इनर थॉट्स को डिग कर सकती थी और उनके राज उजागर कर सकती थी, लेकिन आखिर में उसे बैकलैश फेस करना पड़ता। हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत अंधकार या गंदे ख्याल होते ही है, लेकिन ज्यादातर लोग उन पर कंट्रोल रखते हैं ताकि उनके एक्शंस पर असर ना पड़े। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई माइंड डोमेन डेइटी जबरदस्ती इन थॉट्स को खोदना चाहे तो वो आसानी से ह्यूमन नेचर से नफरत करने लगता है, नेगेटिव थॉट्स से भर जाता है और धीरे धीरे बिना रियलाइज किए पागल हो सकता है। इसीलिए चाहे स्पेक्टेटर्स मेंटल प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते थे, फिर भी वो उन पाथ्स में से एक था जहां इंसानिटी का रिस्क ज्यादा होता था। ये पाथ एक साथ सेफ भी था और डेंजरस भी। इस वजह से ऑड्री ने अपने लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए थे। वो सिर्फ उन लोगों के माइंड ऑब्जर्व करती थी जिन्हें वो जानती थी। वो पूरी कोशिश करती थी कि उनके सपनों में एंटर ना करे। ये रूल स्ट्रेंजर्स पर अप्लाई नहीं होता था, लेकिन बिना जरूरत के वो किसी के माइंड वर्ल्ड में एंटर नहीं करती थी। दरवाजे तक पहुंचकर ऑड्री ने हैंडल पकड़ा, धीरे से घुमाया और दरवाजा अपनी तरफ In the grey fog, we praise the fool. Praise the fool beneath the silent dome. Grey fog curls where gods lost their throne. Indisputable, he stands alone, a broken crown, a nameless god. The distant star cuts through the night, cold revelation burning alive. Praise the fool, the unseen flame, a savior born without a name. Through sacrifice, through loss and pain, show that we are fruitful land.
often lost, and time letters hold what voices can't. Names erased yet never gone. Who now blesses gods above when even gods must stand? Praise a fool when hope runs thin. At the edge where dreams begin, dream of home, a voice is true, far beyond your sleep. We are waiting for you. Even the longest journey must come